अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 29। प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक यू। इमारत के अंदर दाखिल होते ही अचानक मेरी बाएं आंख फड़कने लगी। ये आम ख्याल है कि बाएं आंख फड़कने से कोई मुसीबत नाजिल होती है। हालांकि तिब्बी नुक्ता निगाह से इसकी वजह कुछ और है, लेकिन इंसान अपने तजुर्बात के साए में घबराता है। मैं भी बारहा ये तजुर्बा कर चुका हूँ कि बाज़ हालात में मेरी बाएं आंख फड़कती है और आगे चलकर कोई ना कोई मुसीबत इस्तकबाल करती है। आगे चलकर एक बड़े से हॉल में 3 आदमियों से सामना हुआ। उनमें से एक ने मेरी तरफ बढ़ते हुए बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिया किया। हेलो मोंटू, देख लो, मुझ जैसे दोस्त की कशिश तुम्हें यहाँ ले आई। मैंने मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए उसकी सोच को पढ़ा कि वो मोंटू का कैसा दोस्त है। वो खामोशी से सोच रहा था, ये मोंटू रिजर्व क्यों है। पहले मैं हाथ आगे बढ़ाता था तो ये मुझे खींचकर गले लगा लेता था। मैंने फौरन ही उसे खींचकर गले लगाते हुए कहा, मैं बड़े हंगामों से गुजर कर आ रहा हूँ, अभी तुम्हारे साथ बेतकल्लुफ़ी से बातें नहीं कर सकूंगा। वो मेरे गले लगकर सोचने लगा, पिछले हफ्ते हमारी मुलाकात हुई थी, इस एक हफ्ता में मोंटू कैसा बदल गया है। मुसाफा करते वक्त मुझे यूं लगा जैसे मेरा हाथ आहनी शिकंजे में फंस गया है। इसका सीना भी पहले से कुछ चौड़ा है और बदन में सख्ती है। क्या कोई इंसान एक हफ्ता में चट्टान बन सकता है। मैंने समझ लिया कि मेरी शामत आने वाली है। कमबख्त ये मोंटू का दोस्त ना जाने कहाँ से आ टपका। उसकी छठी हिस्स उसे कुछ समझा रही थी। मैंने 7वीं हिस्स बनकर समझाया, ये मैं किस उलझन में पड़ गया हूँ। मोंटू आखिर मोंटू है, मेरा जानी यार है। ये थका हारा परेशान हाल आ रहा है, मुझे इसकी दिलजोई करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग से शुबहात निकल गई। उसने मुस्कुराकर बड़ी मोहब्बत से कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाऊंगा। मैं मरजाना के साथ आगे बढ़कर एक सोफा पर बैठ गया। उसी वक्त एक सख्त खुरदरी सी आवाज़ सुनाई दी, ठहरो, अभी आराम करने का वक्त नहीं, पहले काम की बातें होंगी, यहाँ आओ। हमने आवाज़ की सिमत देखा। दूर एक कमरे के दरवाजे पर एक खुश लिबास उधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। उसकी आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक थी, पेशानी चौड़ी और चेहरा क्लीन शेव्ड था। उसके चेहरे से जहानत मुतरशा थी। उसने कमरे में आने का इशारा किया। मैं और मरजाना सोफे के पास से चलते हुए दूसरे कमरे में पहुंचे। उस कमरे में सिर्फ 2 रिवॉल्विंग चेयर यानी गोल चक्कर खाने वाली कुर्सियां थीं। मैं उस ऐनक वाले के मंसूबे को पढ़ सकता था, मगर एहतियात लाजमी थी। पता नहीं इनमें कौन और कितने लोग योगा फौज से ताल्लुक़ रखते हों। उसने मुझे और मरजानों को रिवॉल्विंग चेयर पर बैठने के लिए कहा। हमने उसके हुक्म की तामील की। फिर उसने कहा, हम अपना इत्मीनान करना चाहते हैं, इसलिए तुम लोगों के पास रिवॉल्वर या चाकू हो तो उसे जेब से निकाल कर फेंक दो। मरजाना ने नागवारी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, इस तंजीम में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया गया। उस आदमी ने गहरी संजीदगी से कहा, अगर तुम दोनों तंजीम के वफादार हो तो खामोशी से मेरे हुक्म पर अमल करो। मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल कर उसके सामने फेंक दिया। मरजाना ने बताया कि उसके पास कोई हथियार नहीं। उस ऐनक वाले ने मेरा रिवॉल्वर फर्श से उठाकर उसके चैम्बर को चेक किया। फिर अपने आदमियों से कहा, इन्हें कुर्सियों पर अच्छी तरह जमकर बिठा दो। 2 आदमी मेरे पास आए और 2 मरजाना के पास। फिर वो कपड़े के तस्मों से हमारे हाथ कुर्सियों के हत्थों से बांधने लगे। अब कुछ समझ में आने लगा कि मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही थी। मैं उस वक्त क्या कर सकता था। बड़े हॉल में मोंटू का जो दोस्त और उसके साथी मिले थे, अब वो लोग नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ वो ऐनक वाला अपने 4 मातहतों के साथ उस बंद कमरे में था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो ऐनक वाला योगा का तालिब इल्म है या नहीं, मगर मैं ये कैसे मालूम कर सकता था। मरजाना की सोच ने बताया कि वो इस आदमी को पहली बार देख रही है, इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानती। सबसे पहले मैंने मास्टर यन फान के दिमाग पर दस्तक ना देकर दानिशमंदी की थी। अब भी दानिशमंदी का यही तकाजा था कि मैं टेलीपैथी से काम ना लूँ। मुझे और मरजाना को कुर्सियों से अच्छी तरह बांध दिया गया। हम अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। मेरे 2 पाँव जो कुर्सी से लटक रहे थे, सिर्फ वही आज़ाद थे, लेकिन वो दोनों पाँव मुझे आज़ादी नहीं दिला सकते थे। मैं झुंझलाकर सिर्फ टांगे चला सकता था और दुश्मनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उस ऐनक वाले ने कहा, मरजाना, तुम्हारे और मोंटू की आंखों के सामने हमारे 25 जवान मारे गए। उस बस्ती का सरबरा मारा गया। बस्ती बिल्कुल ही तबाह हो गई। तुमने मास्टर यन फान को जो रिपोर्ट दी है वो एक खोखली रिपोर्ट है। मास्टर ये यकीन नहीं कर सकता कि महज 2 औरतों को देखकर हमारे जवान हवस परस्ती में मारे गए। लिहाजा सच क्या है वो मेरे सामने उगल दो, वरना झूठ और दगाबाजी की सज़ा तुम दोनों जानते हो। मैं मरजाना की सोच से समझ रहा था कि वो अंदर से घबरा रही है, मगर ऊपर से उसने ठोस लहजे में कहा, मैं अपने मास्टरों के सामने कभी झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उस बस्ती में जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मर्द लोग औरतों के लिए कैसे कुत्तों की तरह एक दूसरे को भंबोड़ते और काटते हो। बकवास मत करो, ऐनक वाले ने सर्द लहजे में कहा। तुम खुद कितनी हवस परस्त हो ये बात हमारा मास्टर जानता है। एक बार तुम मामूली सी सज़ा पा चुकी हो। तुम्हें समझा दिया गया था कि आइंदा सिर्फ काम के आदमियों के सामने खुद को पेश करना।
किसी गैर मुतल्लिक शख्स से दिल लगाओगी तो तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, मुझे समझाया गया था और मैं उसके मुताबिक अमल कर रही हूँ। तो फिर बताओ कि मोंटू से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, जबकि ये मोंटू हमारी तंजीम का एक मामूली आदमी है। अलबत्ता ये तुम्हारे लिए गैर मामूली हो सकता है क्योंकि बड़ा ही कद्दे आवर और बांका नौजवान है। तुम गलत समझ रही हो। मोंटू से मैंने कोई रिश्ता कायम नहीं किया है। बस्ती में खूनरेजी के दौरान इसने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं इसकी एहसानमंद हूँ। उसने अपनी ऐनक को मेरी तरफ करते हुए पूछा, मोंटू, बस्ती के जितने जवानों ने औरतों के लिए मास्टर से मुतालबा किया था उनमें तुम्हारा नाम भी है। मरजाना की रिपोर्ट के मुताबिक 2 औरतों की खातिर वो बस्ती तबाह हो गई। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि तुमने मरजाना को हासिल करने की खातिर उसकी जान बचाई है? तुम्हारी बला से बस्ती उजड़ गई, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये औरत तो जिंदा रह गई। वो बड़ी जहानत से सवालात कर रहा था। मैंने उसे जवाब दिया, आपका ख्याल एक हद तक दुरुस्त है। मैंने मरजाना को हासिल करने के लिए इसकी जान बचाई। इसने वादा किया था कि ये मुझे ज़रूर इनाम देगी, लेकिन ये वाकई मास्टरों की हदायत के मुताबिक अमल कर रही है। इसने यहाँ पहुँचते ही मेरे साथ वक्त गुजारने से इनकार कर दिया। कुर्सी से बंधी हुई मरजाना मुझे एहसानमंदी से देखने लगी क्योंकि मेरे बयान से उसकी तंजीम से वफादारी साबित हो रही थी। ऐनक वाले ने मुझसे पूछा, तुम ये तस्लीम करते हो कि बस्ती में खाना जंगी के दौरान अपना फ़र्ज भूलकर मरजाना में दिलचस्पी ले रहे थे? मैंने जवाब दिया, नहीं, बाज़-औक़ात एक तीर से 2 शिकार किए जाते हैं। मैंने देख लिया था कि मरजाना के पास एक अहम फ़िल्म है। उस फिल्म को मास्टर तक पहुंचाना मरजाना की जिम्मेदारी थी और मरजाना को बाहिफाजत यहाँ लाना मेरा फ़र्ज़। आप कैसे इल्ज़ाम देते हैं कि मैं फ़र्ज़ से गाफिल रहा? मरजाना ने कहा, सुपर मास्टर की तरफ से हुक्म मिला था कि फरहाद की मौत की तस्दीक हमारे तमाम मिशन से ज़्यादा अहम है और ये फ़िल्म इस बात की तस्दीक करती है। मैंने इसे हासिल करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले। क्या मेरे इस कारनामे का यही सिला दिया जा रहा है? कारनामा? ऐनक के पीछे उसकी आंखें तंज़िया अंदाज में मुस्कुराने लगी। उसने कहा, तुम्हारा कारनामा मैं सुनाता हूँ। तैयारे में तुम एयर होस्टेस के फ़राइज़ इंजाम दे रही थी। उस वक्त से तुम कर्नल के बॉडीगार्ड पर आशिक हो गई। क्या यह झूठ है? वो दुरुस्त कह रहा था, मगर मरजाना ने चीख कर कहा, यह झूठ है, बहतान है। ऐनक वाले ने बड़े तहम्मुल से कहा, बस्ती में पहुंचने के बाद जब वहां का अंग्रेज बॉस डेविड कर्नल के हाथों मारा गया तो वहां नौजवानों को कंट्रोल करने के लिए तुम और फ्राइड 2 सीनियर रह गए। फ्राइड बॉडीगार्ड को भी मार डालना चाहता था, लेकिन तुमने अपने बॉडीगार्ड को बचाने के लिए फ्राइड के सामने अपनी जवानी का चारा डाला। क्या यह भी झूठ है? मैं हैरान था कि उस ऐनक वाले को ये तमाम बातें कैसे मालूम हो गईं। मरजाना ने नागवारी से कहा, यह भी झूठ है। तुम ये सब कुछ ऐसे कह रहे हो जैसे अपनी आंखों से देखते रहे हो। हाँ, उसने कहा, मैं खुद वहां मौजूद था और मैं तैयारे में भी तुम्हारे साथ सफ़र कर रहा था। क्या तुम नहीं जानती कि सुपर मास्टर के खास जासूस तंजीम के अफराद पर कड़ी नज़र रखते हैं? उनमें से एक जासूस मैं हूँ। मरजाना का रंग जर्द पड़ गया। मैंने उसकी सोच में कहा, यह मुझसे हकीकत को गुलवाने के लिए ख्वामखा सुपर मास्टर का खास जासूस बन रहा है। वो मेरी सोच के मुताबिक बोली, तुम ख्वामखा जासूस बनकर मुझ पर इल्ज़ामात तराश रही हो। वो मरजाना को नफरत से देखते हुए कहने लगा, मैं अभी साबित करता हूं कि मैं तैयारी से बस्ती के उस कॉटेज तक तुम्हारे पीछे लगा रहा जब तुम एक कमरे में फ्राइड के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। दूसरे कमरे में ट्रांसमीटर के पास वो फिल्म का छोटा सा डब्बा रखा हुआ था। क्या तुम बता सकती हो कि वो फिल्म कहाँ है? मरजाना ने दूर फर्श पर रखे हुए अपने बैग को देखकर कहा, उस बैग में फिल्म मौजूद है। एक शख्स ने आगे बढ़कर उस बैग से फिल्म का डिब्बा निकाला, फिर मरजाना के सामने खोल दिया। उस डिब्बे के अंदर फिल्म की जगह प्लास्टिक के फीते का एक रोल रखा हुआ था। मरजाना एकदम से बौखला गई। ऐनक वाले ने कहा, यह बैग तुम अपने हाथ में उठाकर यहाँ तक लाई हो। हम में से किसी ने इसे हाथ नहीं लगाया। अब बोलो कि फिल्म कहाँ है? वो घबरा कर बोली, मैं कसम खाकर कहती हूँ वो फिल्म इसी डिब्बा में रखी हुई थी, मगर उस वक्त मैंने उसे गायब कर दिया जब तुम दूसरे कमरे में फ्राइड को खुश कर रही थी। वो फिल्म अब तक सुपर मास्टर के पास पहुंच चुकी होगी। अब भी तस्लीम करती हो या नहीं कि सुपर मास्टर के जासूस नजरों से ओझल रहकर भी तुम जैसों की शाहरक के करीब रहते हैं? मरजाना के मुंह से बात नहीं निकल रही थी और मैं हैरानी से सोच रहा था कि ऐनक वाला ज़हीन जासूस किस तरह नजरों से ओझल रहकर भी मेरे और मरजाना के करीब रहकर अपना काम दिखाता रहा। वो कौन था जो जापान से फिलिपाइन की इस छोटी सी बस्ती तक हमारे साथ तैयारे में सफ़र करता रहा? वो कौन था जो मरजाना और फ्राइड के ऐश कदे में छुपा हुआ था? बेशक वो सुपर मास्टर का एक बहुत ही ज़हीन और चालाक जासूस था, लेकिन हम उसे क्यों ना पहचान सके। उसने मरजाना के बैग से फिल्म चुराकर साबित कर दिया था कि वो उस बस्ती में मौजूद था और हम ये समझ रहे थे कि बस्ती के तमाम लोग मर चुके हैं। मैंने उस ऐनक वाले जासूस से कहा, मिस्टर, आपने मरजाना के ऐश कदे से वो फिल्म लाकर यह साबित कर दिया है कि बस्ती में होने वाली कोई बात आपसे छुपी हुई नहीं है। फिर तो आपने ये भी देखा होगा कि मैंने मरजाना के साथ नाजायज़ वक्त नहीं गुजारा है। उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। मरजाना ने पूछा, जब बस्ती में खूनरेजी शुरू हुई तो क्या तुम वहां मौजूद नहीं थे?
उसने फिर इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे बैग से फिल्म निकालने के बाद बस्ती छोड़ दी, क्योंकि उस फिल्म को जल्द अज जल्द सुपर मास्टर तक पहुंचाना था। फिर ये कि उस बस्ती का लीडर डेविड मर चुका था। तुम्हारी और फ्राइड की नमक हरामी मैं देख चुका था। अगर ट्रांसमीटर तुम्हारे कॉटेज में ना होता, कहीं और होता, तो मैं उसी वक्त मास्टर यान फान को सही सूरत से आगाह कर देता। लिहाजा मुझे यहाँ मनीला आना पड़ा। उस वक्त तक बस्ती का नक्शा बदल गया था। अब ये तुम दोनों बताओगे कि नक्शा किस तरह बदल गया। मरजाना ने कहा, हम अपनी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। मरजाना, तुम्हारा झूठ साबित हो चुका है। मैं चशमदीद गवाह हूं कि तुमने एक बॉडीगार्ड को बचाने के लिए फ्राइड को वर्गलाया। तुम पर दूसरा इल्जाम यह है कि तुम्हारी गफलत से एक अहम फिल्म चुरा ली गई। अब तुम बस्ती की तबाही की सही रिपोर्ट पेश करो। मास्टर तुम्हारी सजा में कमी कर देगा। मरजाना सोचने लगी, मैं क्या रिपोर्ट पेश करूं? मैं खुद नहीं जानती कि बस्ती में खूनरेजी किस तरह शुरू हुई। मैंने जो रिपोर्ट दी है वो हर तरह से मुकम्मल है। ये लोग सिर्फ इसलिए मुझसे बदजने हैं कि मेरी गफलत से फिल्म चुराई गई और मैंने फ्राइड को मास्टर के हुक्म के मुताबिक यह मौका नहीं दिया कि वो शामते अमाल को हलाक कर सकता। ऐनक वाले ने करख्त आवाज में कहा, क्या सोच रही हो? मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैं जवाब दे चुकी हूं। मोंटू, तुम क्या कहते हो? ऐनक वाले ने मुझे मोंटू कहकर मुखातिब किया। मैंने कहा, अगर सच जानकर जान बच सकती है तो मैं सच बोलूंगा, और सच यह है कि मरजाना की रिपोर्ट हरफ बहरफ दुरुस्त है। उसने ऐनक के पीछे से हम दोनों को बारी बारी घूर कर देखा, फिर अपने आदमियों को स्विच बोर्ड की तरफ इशारा किया। उसके आदमी मेरी और मरजाना की कुर्सी के नीचे बिजली के तार लगाने लगे। वो खौफजदा होकर बोली, क्या तुम इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचाकर हमें मारोगे? उसने बड़े ही सर्द लहजा में कहा, नहीं, सिर्फ तुम दोनों उस बस्ती की तबाही का असल सबब जानते हो। जब तक हम ये सबब नहीं जान लेंगे तुम्हें मरने नहीं देंगे। ज़हनी अजियतें पहुंचाकर हकीकत उगलवाएंगे। वो घबराकर मुझे देखने लगी। उसकी सोच कह रही थी, मैं किस तरह इन सजाओं से निजात हासिल करूं? अगर मैं ये कह दूं कि बस्ती में लड़ाई किस तरह शुरू हुई, मैं नहीं जानती। मैं कॉटेज के अंदर छुपी हुई थी, ये मोंटू जानता है। बल्कि ये मोंटू नहीं, कर्नल का बॉडीगार्ड बहरूपिया है। तो इस तरह सच बोलने से शायद मेरी जान बच जाए। मैं परेशान हो गया। वो कमबख्त अपनी जान बचाने के लिए मुझे बेनकाब करना चाहती है। मैंने फौरन ही उसकी सोच में कहा, लेकिन मुझे तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। मास्टर का हुक्म था कि कर्नल की मौत का कोई चशमदीद गवाह जिंदा न रहे, और मैंने अय्याशी की खातिर इस बॉडीगार्ड को जिंदा रखा। मास्टर को धोखा देने के लिए इसे मोंटू के रूप में यहाँ तक ले आई। मेरी इस हरकत से तंजीम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। मास्टर मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी दूसरी सोच ने परेशान होकर कहा, फिर मैं क्या करूं? ना इस तरह जान बच सकती है न उस तरह। फिर मैंने उसकी सोच में कहा, इस तरह जान बच सकती है कि मैं अपने बयान पर कायम रहूं। ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही इल्ज़ाम मुझ पर आयद होगा कि मेरे बैग से फिल्म चोरी हो गई, मगर अपने ही जासूस ने चुराई, कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे गफलत बरतने की थोड़ी सी सजा मिलेगी। वो कायल हो गई कि अपने बयान पर कायम रहना चाहिए। ऐनक वाले ने कहा, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, सही रिपोर्ट क्या है? मरजाना ने कहा, सच्ची बात हमेशा आखिरी होती है, उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। अच्छा, तो तुम दोनों रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए हो। स्विच ऑन होते ही ये कुर्सियां इतनी तेजी से घूमने लगेंगी कि तुम्हारी घूमती हुई खोपड़ियां सच बोलने पर मजबूर हो जाएंगी। वो बड़ी अजीब सी सजा दे रहा था। मैंने कहा, आप ये सजा देने से पहले हमारी एक उलझन दूर कर दें। प्लीज़ ये बताएं कि आपने मरजाना के साथ जापान से फिलिपाइन तक किस तरह छुपकर सफ़र किया? उसने मरजाना की तरफ देखकर पूछा, क्यों मरजाना? जापान से आते वक्त तैयारे में कितने आदमी थे? मरजाना बताने लगी, मैंने भी हिसाब किया। तैयारे का एक पायलट था, वो मारा गया। कर्नल और सुजुको के दिन भी पूरे हो गए। एक जापानी अफसर भी बस्ती में मर गया। मैं और मरजाना जिंदा थे। हाँ, एक शख्स तो याद ही नहीं रहा, वो जिसने तैयारे में प्रोजेक्टर के जरिए फिल्म दिखाई थी। हाँ, उस ऐनक वाले ने कहा, प्रोजेक्टर को ऑपरेट करने वाला वो शख्स मैं ही हूँ। मैं उसे टटोलती हुई नज़रों से देखने लगा। वो प्रोजेक्टर वाला चेहरा नहीं था। इसका मतलब यही हो सकता है कि पहले वो मेकअप में था, अब अपना असली चेहरा दिखा रहा था। मैं जापान से रवानगी के बाद अब तक ऐसे हंगामों से गुजरता आया था। वो इलेक्ट्रिक रिवॉल्विंग चेयर मेरे नसीब में लिखी थी। ऐनक वाला कमरे से बाहर जाने लगा तो उसने दरवाजे पर रुककर अपने आदमियों से कहा, पहले टेप रिकॉर्डर ऑन करो, फिर रिवॉल्विंग चेयर के स्विच ऑन करो। ये दोनों तकलीफ की शिद्दत से चीखते हुए जो बयान देंगे वो सब इसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। वो बाहर चला गया। मरजाना बुरी तरह दहशतज़दा थी और अपने बयान में तब्दीली करने का फैसला कर रही थी। मैं उलझन में पड़ गया। उसे कंट्रोल करने का मसला था। पता नहीं रिवॉल्विंग चेयर पर घूमते वक्त मेरे दिमाग की क्या हालत होती, और जानने की फुर्सत भी नहीं थी। उसी वक्त मेरी और मरजाना की कुर्सियां गोल घूमने लगी। पहले घूमने की रफ्तार सुस्त थी, इसलिए कमरा साफ नजर आ रहा था। मैंने घूमते हुए देखा, कमरे में सिर्फ एक ही आदमी था। वो भी रेगुलेटर के बटन को फुल स्पीड की तरफ घुमाकर बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद हम कुछ ना देख सके, क्योंकि कुर्सियां तेज रफ्तार पंखे की तरह घूम रही थीं। जिस तरह हम तेज रफ्तार पंखे के ब्लेड को अलग अलग नहीं देख सकते,
उसी तरह कमरे के दरो दीवार इतनी तेजी से घूमते हुए गुजर रहे थे कि वहां की कोई चीज अलग अलग नजर नहीं आ रही थी। ये तो कमरे का जिक्र था, हमारी खोपड़ियों का जिक्र ये है कि वो जैसे तेजी से चकराती हुई हमारी गर्दनों से उड़ी जा रही थी। मैं अपनी सोच को मुस्तहकम कर रहा था कि सारी दुनिया घूमती रहे मगर शमा की लौ अपनी जगह कायम रहेगी, वो नहीं घूमेगी। तो उसके साथ चिपका हुआ मेरा दिमाग भी नहीं चकराएगा। ये दिमाग है जो इंसान के जिस्म को हरकत में लाता है। दिमाग को झटका पहुंचता है तो मुतहर्रिक जिस्म ठहर जाता है। मेरा दिमाग बिजली के कनेक्शन को नहीं रोक सकता या काट सकता, मगर वो मेरे चकराने के एहसास को ख़त्म करके और मुझे शमा की लौ पर ठहरा कर मेरे अंदर के इंतशार को हरफ गलत की तरह मिटा सकता था। फिर ऐसा ही हुआ। अब मेरी दिमागी आंखें शमा की लौ को देख रही थीं और कान मरजाना की चीखें सुन रहे थे। वो बक रही थी, हाय मेरा सर कहाँ है, मैं मर रही हूँ, मुझे मुआफ़ कर दो, मैं गद्दारी नहीं करूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। सच बात तो ये है कि उसके सच बोलने से पहले ही मैंने उसकी सोच में कहा, सच बात तो यह है कि जो सच्ची रिपोर्ट मैंने पेश की है उसे बदलकर झूठ कैसे बोलूं, यह समझ में नहीं आया। इस सोच के मुताबिक उसकी बात बदल गई। वो मेरे खिलाफ कुछ न बोल सकी। मैंने फैसला कर लिया कि इसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूं। अपने राज को राज रखने का और कोई रास्ता ना था। मैंने उसकी सोच में कहा, इतनी तेजी से चकराते हुए मैं सांस नहीं ले सकती, मेरी सांस रुक रही है। यही बात वो चीख चीख कर बोल रही थी और वाकई उसकी सांसें अब रुक रुक जाती थीं, क्योंकि मैं उसके दिमाग को समझा रहा था कि वो सांस लेने के अमल को तोड़ता रहे। वो सांस लेना चाहती तो मैं उसके दिमाग को झटका पहुंचाता, वो सांस लेना भूल जाती। फिर दम उलझने लगता तो वो सांस लेना चाहती, मैं फिर उसे झटका पहुंचाता। तेजी से घूमते वक्त सांस लेना यूं भी दुश्वार होता है। ऐसी हालत में सांस खींचते वक्त दिमागी झटके लगते रहते हैं तो जिंदगी से रिश्ता टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। उसके दिल की डूबती हुई धड़कनों ने बता दिया कि वो चंद लम्हों की मेहमान है। चंद लम्हे गुजर गए तो धड़कनें अचानक खामोश हो गईं। मैं उसके दिमाग की तारीक दुनिया में वापस आ गया। मैंने अपने ज़मीर से पूछा, क्या मैं किसी मासूम लड़की का कातिल हूँ? मेरे ज़मीर ने जवाब दिया, वो मासूम कब थी? वो तो मासूमियत और पाकीज़गी के मायने भी नहीं जानती। बेशक थोड़ा बहुत गुनहगार कौन नहीं, मैं भी गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने अपने मुफाद के लिए कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। अपनी हिफाजत के लिए जहरीली नागिन को कुचल देना जुल्म नहीं, दानिशमंदी है। मरजाना को अपने दिमाग से दूर फेंक देने के बाद मैं मौजूदा हालात से निमटने के लिए तैयार हो गया। इस वक्त सिचुएशन ये थी कि दो कुर्सियां तेजी से घूम रही थीं और हमारे करीब एक टेप रिकॉर्डर ऑन था। टेप के कुछ हिस्से में मरजाना की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, बाकी टेप खामोशी से चल रही थी। और ये बड़ी गैर फितरी सी बात होती कि उसमें मेरी चीखों की आवाज़ रिकॉर्ड ना हुई, जबकि मैं दुश्मनों की नज़रों में एक आम सा आदमी था। मेरा भी सर चकरा सकता था, मेरे हलक से भी चीखें निकल सकती थीं। इसलिए मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। मैं जिस कुर्सी पर चकरा रहा था उसके नीचे से एक तार स्विच बोर्ड तक गया। मेरे पांव कुर्सी से लटक रहे थे मगर फर्श तक नहीं पहुंच रहे थे। मैं चमड़े के तस्मों से बंधा होने के बावजूद पूरी कुव्वत से किस्मसाने लगा। उस वक्त अपने बैठने की पोजीशन में ज़रा सी तब्दीली कर ली। इसके बाद मैंने जूते की नोक को आगे बढ़ाया तो वो फर्श तक पहुंच गई। फिर जूते की वो नोक फर्श पर तेजी से गर्दिश करती हुई बिजली के तार से उलझ गई। तार को जोर का झटका पहुंचा और उसका प्लग स्विच बोर्ड से निकल गया। इसके साथ ही कुर्सी की गर्दिश सुस्त पड़ने लगी। 1 मिनट बाद मैंने आंखें खोलकर देखा, कुर्सी ठहर गई थी। कमरे के दरो दीवार अपनी जगह साकित नजर आ रहे थे। इस दुनिया की हर शय जो मुतहर्रिक है वो चलते चलते आखिरकार ठहर जाती है। तेजी से दौड़ने वाली जवानी को भी बुढ़ापे में ब्रेक लग जाती हैं। मेरे सामने भी कमरे की हर चीज़ अपनी अपनी जगह ठहर गई थी। सिर्फ मरजाना की लाश अपनी कुर्सी पर उसी तेज रफ्तारी से घूम रही थी। मैं बंधा हुआ था, उसकी कुर्सी के तार को खींचकर बिजली के कनेक्शन को काट नहीं सकता था। वह मुझसे दूर थी, इसलिए बरकी रो के असूलों के मुताबिक जिंदा कुर्सी पर उसकी मुर्दा जवानी झूला झूल रही थी। हाय रे जवानी, तू मौत की गोद में 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। शायद वो लोग दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। शायद उन्होंने मरजाना की चीखें भी सुनी थीं। यह मुझे बाद में मालूम हुआ। उस वक्त मैं किसी के दिमाग में झांकना नहीं चाहता था। मेरा फैसला था कि जब जान पर बन जाएगी तभी दिमाग की बिसात पर खतरनाक चाल चलूंगा। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुल गया। अंदर आने वाले मुझे देखकर ठिठक गए। ऐनक वाले ने पहले मरजाना की घूमती हुई कुर्सी को देखा, फिर मुझे आराम से बैठा देखकर वो अपने साथियों से बोला, मैं पहले ही समझ गया था कि मोंटू क्यों नहीं चीख रहा। ये समझता है इसने बड़ी चालाकी दिखाई है। मैं इसके हाथ पांव बांधकर इसकी खोपड़ी को गर्दिश में रखूंगा। एक शख्स ने ऐनक वाले से कहा, बॉस मरजाना बेहोश हो गई है, इसे होश में लाना होगा। ऐनक वाले बॉस ने मरजाना की कुर्सी का स्विच ऑफ करने के लिए कहा। उसके हुक्म के मुताबिक स्विच ऑफ करने के बाद प्लग निकाल दिया गया। वो घूमने वाली कुर्सी रफ्ता रफ्ता सुस्त पड़ने लगी। तब मरजाना के फैले हुए दीदे नजर आए। उन आंखों की वीरानी बता रही थी कि अब वो कोई झूठा सच्चा बयान नहीं दे सकेगी। एक शख्स ने उसकी नब्ज देखकर कहा, बॉस ये तो मर चुकी है।
उसी वक्त कमरे में मोंटू का वो दोस्त जो मुझे मोंटू समझकर मेरे गले लग चुका था, अपने 2 साथियों के साथ कमरे में आया और मुझे हमदर्दी से देखने लगा। उसकी सोच कह रही थी कि वो मुझ जैसे दोस्त को इन सजाओं से बचाने का अज़्म कर चुका है। मैं इस कमरे में आने के बाद मोंटू के दोस्त को भूल गया था। अगर वो याद रहता तो मैं पहले ही उसे अपनी मदद के लिए मजबूर कर देता। अब मैं उसके दिमाग को भड़काना चाहता था मगर मौका ना मिला। उसी वक्त ऐनक वाले ने मुझे कहा, मोंटू तुम मर जाना का अंजाम देख रहे हो। ये ख्याल दिमाग से निकाल दो कि सही रिपोर्ट पेश किए बगैर इस कमरे से जिंदा निकल सकोगे। मैंने कहा, पता नहीं तुम लोग सही रिपोर्ट किसे कहते हो। हमारी सच्चाई पर यकीन ना करके तुमने इस तंजीम की एक वफादार औरत की जान ले ली। मेरी जान लेकर भी तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि सिर्फ शोभात की बिना पर सुपर मास्टर के वफादार मारे गए। ऐनक वाले ने हकारत से कहा, हमारी तंजीम में तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े बहुत हैं, जिन पर जरा भी शुबा हो जाता है उन्हें कुचल दिया जाता है। उसकी बात खत्म होते ही मोंटू के दोस्त ने रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर ऐनक वाले की गर्दन पर उसकी नाल रखते हुए गुस्से से बोला, जब मेरा दोस्त एक मामूली कीड़ा है तो किसी दिन हमारा भी यही अंजाम होगा। तुम लोगों की नज़रों में हमारी वफादारी और हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। ऐनक वाले के साथी उसे बचाने के लिए आगे बढ़े मगर अगले ही कदम पर लड़खड़ा कर गिर पड़े। मोंटू का दोस्त और उसके साथी साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वरों से उन्हें जहन्नुम में पहुंचा चुके थे। अब वो ऐनक के पीछे दहशतज़दा नजर आ रहा था। एक नौजवान ने मोंटू के दोस्त से कहा, कराला अब इसे एक कुर्सी पर बिठाओ, इससे भी पता चलेगा कि ऐनक किस तरह गोल घूमती है। मोंटू का दोस्त जिसका नाम कराला था उसने कहा, हमें यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मोंटू को कुर्सी से आज़ाद करो और यहाँ से फौरन निकल चलो। कराला ने यह कहते ही एक फायर किया। रिवॉल्वर की गोली खोपड़ी के पीछे से सुरंग बनाती हुई दूसरी तरफ ऐनक के शीशे को तोड़ती हुई गुजर गई। धप की आवाज़ के साथ वह फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। इंसान की अपनी जिंदगी अपनी नहीं होती, कोई दूसरा जब चाहे छीन लेता है। और यह हजरत इंसान जो खुद को इस दुनिया का हाकिम समझता है, खुद को सुपर मास्टर या ऐनक वाला डिक्टेटर समझकर गरूर करता है, वो किस तरह अपने गरूर के साथ औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ता है। मैं इस बेसबाती का तमाशा देख रहा था। मुझे बंदिशों से आज़ाद कर दिया गया। कराला ने मुझे एक रिवॉल्वर देते हुए कहा, इसे रखो। इस शहर में सुपर मास्टर के कुछ वफादार अभी बाकी हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे ज़रूर टकराएंगे। मैंने रिवॉल्वर लिया, फिर उसे सीने से लगाते हुए कहा, कराला तुमने आड़े वक्त मेरे काम आकर दोस्ती का सबूत दिया है। उसने अलग होकर मेरे शाने पर हाथ मारते हुए कहा, तुम इतने संजीदा क्यों हो गए हो? तुम्हारी वो जिंदा दिली कहाँ गई? याद है मुझे कराला के बदले करेला कहकर छेड़ते थे। मैंने हंसते हुए कहा, हालात ने मुझे संजीदा बना दिया है। मेरा हंसने को जी जाता है, फिर ये सोचकर पछताता हूँ कि हमने अब तक तंजीम से वफादारी करके अपना वक्त और अपनी जवानी बर्बाद की है। हाँ मोंटू, अब मुझे भी अक्ल आ गई है। अब यहाँ से भाग चलो। हमने उस कमरे में तमाम लाशों को लॉक कर दिया, फिर उस इमारत से बाहर आ गए। मैंने पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? कराला ने जीप कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए जवाब दिया, हम जहाँ भी जाएंगे तंजीम के कुत्ते हमारा ताक़ुब करते रहेंगे। फिलहाल ये शहर ही ऐसा है, यहाँ हमारे ज़्यादा दुश्मन नहीं होंगे। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। मैंने कहा, जब मास्टर यन फान को मालूम होगा कि यहाँ मनीला में भी तंजीम पर तबाही आई है तो वह तफ्तीश के लिए और हमारे ताक़ुब के लिए यहाँ आदमी भेजेगा। दूसरे साथी ने कहा, हाँ हमें सुकून तो कहीं नसीब नहीं होगा, वह तो चूहे के बिल में भी हमें तलाश करेंगे। तीसरे साथी ने जवाब दिया, हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ हम आसानी से छुपकर अपनी एक बड़ी सी जमात बना सकें। अगर हम कोशिश करें तो कुछ अरसा बाद हमारी एक मुसल्ला फौज होगी। कराला विंड स्क्रीन के पार देखते हुए सोचता रहा, फिर उसने कहा, सियासत में यूं होता है कि जब एक छोटा सा मुल्क एक बड़ी ताकत से खौफजदा होता है तो दूसरी बड़ी ताकत की पनाह में चला जाता है। सुपर मास्टर कौन सी बड़ी ताकत के लिए काम कर रहा है यह हम जानते हैं। उसकी तंजीम के लोग दूसरी बड़ी ताकत रेड पावर से टकराते रहते हैं। अगर हम हांगकांग पहुंच जाएं तो हो सकता है हमें रेड पावर के साए में पनाह मिल जाए। मैं उनकी बातें तवज्जो से सुन रहा था। मुझे किसी बड़ी ताकत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं खुदा के सिवा किसी भी ताकत को तस्लीम नहीं करता। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में यही बात आई कि हांगकांग जाना चाहिए। वहाँ दुनिया की हर कौम और हर नस्ल के लोग आते जाते रहते हैं। मैं ऐसी जगह कुछ अरसा किसी भी रूप में छुपकर सोनिया तक पहुंचने की कोशिश कर सकता था। पता नहीं सोनिया किस हाल में थी, मुझे उससे राब्ता कायम करने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। बल्कि यूं कहना चाहिए कि पिछली रात से मुझे सोने की भी फुर्सत नहीं मिली। अब शाम के साए फैल रहे थे, दूसरी रात आ रही थी और मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि इस रात भी सोने का मौका मिलेगा या नहीं। कराला ने एक होटल के सामने गाड़ी रोक दी। उन लोगों का क्याम इसी होटल में था। कराला ने अपने कमरे में पहुंचकर कहा, अच्छा तो हम इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि हमें हांगकांग जाना चाहिए। उसके दोनों साथियों ने तायद की। कराला ने मुझसे पूछा, मोंटू तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, मुझे पिछली रात से सोने का मौका नहीं मिला, मुझ पर गनूदगी तारी है, मैं कोई बेहतर मशवरा नहीं दे सकूंगा। कराला ने मेरे शाने पर हाथ रखकर हमदर्दी की। वाकई तुम्हें तो थक कर सो जाना चाहिए, लेकिन हम इस होटल में ज़्यादा नहीं ठहर सकते। मास्टर यन फान अब परेशान होगा कि ऐनक वाले की तरफ से रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही। वह दूसरे ज़राए से मालूमात हासिल करेगा। इससे पहले ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।
वो लोग अपने अपने सूटकेस में अपना अपना ज़रूरी सामान रखने लगे। कराला ने मुझसे कहा, तुम तो बिल्कुल खाली हाथ हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेरे पास रिवॉल्वर है। उसने $1 की एक गड्डी मेरी तरफ उछाली। मैंने उसे कैच किया। वो मुस्कुराकर कहने लगा, मर्द के एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में नोटों की गड्डी हो तो वो सारी दुनिया को खरीद सकता है। मैंने एक सर्द आ भरकर कहा, इस वक्त तो मैं सिर्फ नींद खरीदना चाहता हूँ। बोलो, 2 घंटे नींद के कितने $? होंगे? वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, इसे कहते हैं जिंदा दिली। अब तुम मोंटू नजर आ रहे हो। चलो, तुम भी क्या याद करोगे? मैं थोड़ी देर के लिए कहीं तुम्हारे सोने का इंतजाम कर देता हूँ। हम सब होटल के काउंटर पर आ गए। वहाँ इन लोगों ने होटल के बिल अदा किए, फिर उसी जीप में बैठकर एक तरफ चल पड़े। रास्ते में कराला ने मुझसे पूछा, यार मोंटू, क्या वाकई बस्ती में सिर्फ 2 औरतों के लिए हंगामा हुआ था? हाँ, ये दुरुस्त है। मैं भी बागी नौजवानों के साथ था। हमारा मुतालबा था कि कर्नल की बेटी को और मरजाना को हमारे हवाले किया जाए। हाय, ये औरत भी क्या चीज़ है। इसके दम से दुनिया उजड़ती है और आबाद भी होती है। तुमने किसी को पाया भी था या नाकाम रहे? मैंने कहा, मरजाना ने वादा किया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा तो वो मेरे साथ वक्त गुजारेगी, लेकिन जब मैं उसे हिफाजत में यहाँ ले आया तो वो वादे से फिर गई। अव्वल दर्जे की हराफा थी। कराला ने उसे गाली दी, फिर कहा, मेरे यार, फिक्र ना करो, अब मेरे साथ हो तो मौज करते रहोगे। वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ हमें निचले तबका के एक मोहल्ला में ले आया। रात की तारीकी फैल चुकी थी। बांस की झोंपड़ियों में कहीं अंधेरा था और कहीं कैरोसिन लैंप की रोशनी। जीप कार की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के बच्चे खेलकूद छोड़कर एक तरफ खड़े हो गए। मर्द औरतें झोंपड़ियों से बाहर निकलकर हमें देखने लगे। वो लोग इतने गरीब थे कि उनके मोहल्ले में कभी मोटर गाड़ी नहीं आई थी, इसलिए वो हमें ताज्जुब और हसरत से देख रहे थे कि हम गाड़ी वाले बड़े आदमी हैं। हमारी गाड़ी मोहल्ले के आखिरी सिरे में एक झोंपड़े के सामने रुक गई। मैं कराला के साथ उस झोंपड़ी के अंदर गया। वहाँ 2 कमरे थे और 2 औरतें थीं। एक बूढ़ी थी, दूसरी नौजवान। वो दोनों उतरन बाजार के पुराने लिबास में थीं। कराला उनसे मुकामी जुबान में बातें करने लगा। फिर उसने बूढ़ी औरत के हाथ में $20 रखते हुए मुझसे कहा, मोंटू, तुम यहाँ आराम करो, ये लड़की तुम्हें बड़े प्यार से सुला देगी। मैं एक लॉन्च का इंतजाम करने जा रहा हूँ। हम आज ही रात यहाँ से निकल चलेंगे। हमारी रवानगी तक तुम ऐश करते रहो। ये कहकर वो बाहर चला गया। फिर जीप कार के स्टार्ट होने और दूर जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं 2 अजनबी औरतों के पास तन्हा रह गया। बूढ़ी औरत दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोल रही थी। नौजवान सांवली सलोनी सी लड़की मुझे सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा। अजनबी जुबान की सोच मेरे पल्ले नहीं पड़ी। जुबान और सोचें अजनबी हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के तमाम इंसानों के जज्बाती तासुरात तकरीबन एक जैसे होते हैं। उस लड़की के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो मुझ जैसे अजनबी के साथ रात गुजारने के तसव्वुर से घबरा रही है। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वैसे मेरी मुस्कुराहट उस कसाई जैसी नहीं थी जो किसी को छुरी तले लाने से पहले मुस्कुराता है। बूढ़ी औरत ने मुझे दूसरे कमरे में आने का इशारा किया। मैंने कमरे में आकर देखा, एक खिड़की के पास दीवार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जालीदार झूला था जिसमें बड़ी उम्र के लोग सोते हैं। कमरे में एक लकड़ी का संदूक, पुरानी सलाई की मशीन, एक पुरानी साइकिल और मैले कपड़े बिखरे हुए थे। दूसरे कमरे से माँ बेटी की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। लड़की की आवाज़ में सहमी हुई लर्जिशें थीं। वो मेरे कमरे में आना नहीं चाहती थी, मगर बूढ़ी औरत ने जबरन उसे मेरे कमरे में धकेल कर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। माँ बेटी की कुछ मजबूरियाँ होंगी जिन्हें मैं उनकी अजनबी जुबान में नहीं सुन सकता था, किसी हद तक अपने तौर पर समझ सकता था, मगर ये हम इंसानों के लिए बड़ी शर्मनाक हकीकत है कि हम अक्सर दूसरों की मजबूरियों का ही सौदा करते हैं। और कराला बूढ़ी औरत के हाथ में $20 रखकर उसकी बेटी की जवानी का सौदा मेरे लिए कर चुका था। वो दरवाजे के पास मुंह फेरे खड़ी थी। मैं करीब गया तो वो अपने आप में सिमटने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उसका खौफ दूर करूं। मैंने कुछ सोचकर पूछा, क्या तुम अंग्रेजी जानती हो? वो खामोश रही। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया। उसने 2 उंगलियों की चुटकी बनाकर जवाब दिया, आई नो, लिटल लिटल। मैं थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। गुड। मैंने उसका खौफ दूर करने के लिए उसे बातों में उलझाया। तुम्हारा नाम क्या है? मुनज़्ज़ा। बहुत खूब। मुनज़्ज़ा मेरी बहन का नाम है। वो एकदम से चौंक कर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों से बेयकीनी मुतरश्शा थी। मैंने अपने सीने पर उंगली रखकर कहा, मैं तुम्हारा भाई। फिर मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरी बहन, ओके? उसकी आंखें भीग गईं। उसके होंठ बार बार खुल रहे थे, फिर बंद हो रहे थे। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे एहसान का जवाब किस तरह दे सकती है। आखिर उसने बड़ी मुश्किलों से कहा, यू पेड $20, यू कॉल मी सिस्टर। वह सही तौर पर अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी, मगर मैं समझ गया दरअसल उसे हैरानी थी कि $20 मामूली रकम नहीं थी और इतनी बड़ी रकम देकर मैं उसे बहन बना रहा था। मैंने कहा, मुनज़्ज़ा, मैंने दौलत से कभी किसी की मजबूरी नहीं खरीदी। अब खरीदने का वक्त आया तो तुम्हारे आंसू खरीद लिए ताकि आंखें तुम्हें कभी ना रुलाएं। तुम बहुत अच्छे भाई, मैं तुमको रो रो के याद करूंगी। मैंने उसकी आंखों से आंसू पहुंचते हुए पूछा, क्या मुझसे पहले भी कोई तुम्हारे पास आया था? वो इनकार में सर हिलाती हुई बोली, नहीं, कराला बहुत बड़ा बदमाश। वो जो बोलता ये बस्ती का लोग वही करता। आज वो मुझको पहली बार ऐसा करने को बोला। मैंने उसके शाने को थपक कर कहा, फिक्र न करो, मैं कराला को समझा दूंगा, तुम जल्दी शादी कर लो। आई लव नामूदा,
मैं नामूदा को चाहती हूँ। ये नामूदा कौन है? तुम मुझसे मिलोगे? मैं बुला कर लाऊं? मैं आराम से सोने के लिए आया था, मगर मेरे नसीब में आराम कहाँ। किसी को बहन तो सभी कह देती हैं, लेकिन भाई बनकर कम ही लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। मैंने कहा जल्दी बुला कर लाओ, मैं सोना चाहता हूँ। वो फौरन ही दरवाज़ा खोलकर चली गई। मैं जालीदार झूले पर आकर लेट गया। झूला आप ही आप हौले हौले हिलने लगा। मैंने आंखें बंद करके सोनिया की खैरियत मालूम की। वो एक बड़े से हॉल में लंबी सी मेज़ के पास एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेज़ के अतराफ और भी 2 औरतें और 3 मर्द बैठे हुए थे। मैंने कहा सोनिया मेरी जान, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। उसकी सोच ने नाराज़गी से कहा, मेरे पास आकर बड़ा एहसान किया है। सुबह से शाम हो गई, मैं हर लम्हा इंतज़ार करती रही। सच बताओ किस चुड़ैल के पास थे? झूठ बोलोगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जान, कभी कभी तकदीर चिड़िया बनकर यूं पकड़ लेती है कि पीछा नहीं छोड़ती। अब मैं क्या बताऊं कि कितने मुसाइब से गुजर कर तुमसे मुलाकात कर रहा हूं। क्या तुम अब भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो? अभी तो ज़रा खैरियत है, थोड़ी देर बाद क्या होगा ये नहीं कह सकता। अब काम की बात करो। ये मेज़ के अतराफ कौन लोग बैठे हुए हैं? मैं इन्हें नहीं जानती। अंदाजे से कह सकती हूँ कि ये लोग तंजीम के मास्टर और मादाम हैं। कुछ और लोग भी आने वाले हैं। मुझे बताया गया कि अभी यहाँ तुम्हारी मौत की दस्तावेजी फिल्म चलने वाली है। मैंने कहा। वह फिल्म इस तंजीम के तमाम मास्टरों के लिए अहम है। मुझे यकीन है कि सुपर मास्टर भी इस फिल्म को देखने के लिए वहाँ किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगा। मुझे झोंपड़ी के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मैंने कहा सोनिया, यहाँ मेरे पास कुछ लोग आ रही हैं। मैं थोड़ी देर बाद राब्ता कायम करूँगा। देखो फरहाद, फिर गायब ना हो जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया क्योंकि मुनज़्ज़ा आवाज़ें दे रही थी। मैंने आंखें खोलकर देखा। झूले के पास मुनज़्ज़ा के साथ एक सांवले रंग का सेहतमंद नौजवान खड़ा हुआ था। मैंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा ही नाम शायद नामूदा है। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान जानता था। उसने गर्म जोशी से मुसाफिया करते हुए कहा, जी हाँ, मुनज़्ज़ा मेरी मोहब्बत है। आपने इसकी इज्जत रखकर मुझ पर एहसान किया है। तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं हांगकांग की एक बंदरगाह पर काम करता हूँ। 6 माह बाद बड़ी मुश्किलों से मुझे छुट्टी मिली है। अब मैं मुनज़्ज़ा को ब्याह कर अपने साथ ले जाऊँगा। मैंने उसे सर से पाँव तक देखते हुए कहा, तुम्हारे लिबास से पता चलता है कि तुम अच्छा कमा लेते हो। हांगकांग पोर्ट में क्या करते हो? उसने ज़रा हिचकिचाने के बाद कहा, आप जैसे मौसिन से क्या छुपाऊँ। हांगकांग पोर्ट दुनिया की सबसे बदनाम बंदरगाह है। यूँ तो मैं वहाँ एक मामूली कुली हूँ, मगर कभी कभी स्मगलरों के काम आ जाता हूँ तो मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाती है। मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा, मैं भी हांगकांग जाने वाला हूँ। मुझे बताओ कि तुमसे वहाँ कब और कहाँ मुलाकात हो सकती है। मैं कल मुनज़्ज़ा से शादी करूँगा और परसों इसे लेकर हांगकांग पहुँच जाऊँगा। आप कॉलोन की बंदरगाह पर स्टार फेरी के किसी भी आदमी से मेरा पता पूछ सकती हैं। वो कहते कहते रुक गया। फिर उसने कुछ सोच कर कहा, आप तो कराला के दोस्त हैं। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, कराला एक बहुत ही खतरनाक गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। वो तो हांगकांग में बड़ा असर रसूख वाला आदमी होगा। ऐसे में भला आपको मेरी क्या ज़रूरत पड़ सकती है? मैंने कहा, कराला ने मेरी खातिर उस खतरनाक गिरोह से बगावत की है। अब हम वहाँ कुछ अरसा छुपकर ज़िंदगी गुजारेंगे। वो अपनी मुकामी ज़ुबान में सोचने लगा। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस मैं कराला को पसंद नहीं करता। अलबत्ता मैं हर तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। जब तक आपके साथ रहूँगा वो खतरनाक गिरोह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी खातिर तन्हा उस खतरनाक गिरोह से नहीं टकरा सकते। अगर ऐसा दावा करते हो तो इसका मतलब यही होगा कि तुम्हारे पास भी असर रसूख की कमी नहीं, या तुम्हारी पसे पुश्त कोई बहुत बड़ी ताकत तुम्हें सहारा देती है। उसने कहा, आप मेरी ज़रा सी बात पकड़कर मेरे मुतल्लिक दूर तक क्या सराई कर रही हैं। मैं कोई पुरस्कार आदमी नहीं हूँ, बस ऐसा ही हूँ जैसा कि नजर आ रहा हूँ। गहरे आदमी की पहचान यही है कि उसमें गुरूर नहीं होता। वो दूसरों के सामने खुद को बड़ी सादगी से पेश करता है। मैंने कहा, ठीक है, आदमी को सिर्फ आदमी ही नजर आना चाहिए, कोई माफूकुल फितरत मखलूक नहीं बनना चाहिए। मैं हांगकांग पहुंचकर तुमसे ज़रूर मुलाकात करूंगा। अब मुझे सोने की इजाज़त दो। वो रुखसत हो गया। मुनज़्ज़ा ने पूछा, भाई मैं झूला झुलाकर आपको सुला दूं? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाई नन्हा बच्चा नहीं है। कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर जाओ। मुझे यकीन है कि नामूदा बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वह शर्माती मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई। फिर दरवाजे को बंद कर दिया। उसके जाने के बाद मैं आंखें बंद करके सोनिया को देखने लगा। अब वो बड़े हॉल में नहीं थी, किसी छोटे से कमरे में एक ईजी चेयर पर बैठी हुई थी। मैंने कहा, हेलो सोनिया, क्या बात है? तुम इस कमरे में तन्हा क्यों हो? उसने जवाब दिया, बड़े हॉल में तुम्हारी फिल्म चल रही है। सुपर मास्टर का ख्याल है कि मैं तुम्हारी मौत का मंजर देखकर फिर रोते रोते बेहोश हो जाऊंगी, इसलिए मुझे इस कमरे में भेज दिया गया है। मैंने पूछा, क्या सुपर मास्टर बड़े हॉल में मौजूद है? हाँ, इस तरह मौजूद है कि दूसरों को नजर नहीं आ रहा। यानी तिलिस्मी टोपी पहन रखी है। मजाक ना करो। वहाँ बड़ी मेज़ के करीब एक बहुत बड़ा कलर्ड शीशा लगा हुआ है। उस शीशे के पीछे वो एक माइक के सामने बैठा हुआ है। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, वो महज एक साए की तरह नजर आ रहा है। तुमने कैसे समझा कि वो सुपर मास्टर है? इस तरह के जब शीशे के पीछे उसका साया नजर आया तो हॉल के तमाम मास्टर और मादाम ताजीमन उठकर खड़े हो गए। जब वो बैठा तो सब बैठ गए। जब वो हुक्म देता है तो फौरन उसकी तामील की जाती है। क्या इस तरह ये बात समझ में नहीं आती कि वही सुपर मास्टर है? हाँ ठीक है।
आज मैं तुम्हारे दिमाग के जरिए सुपर मास्टर की आवाज़ भी सुन लूंगा। वो खुश होकर बोली। फिर तो तुम जल्द ही उसके दिमाग में घुसकर बैठ जाओगे। ये काम इतना आसान नहीं है सोनिया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो योगा के माहिर होती हैं, मैं उनके दिमाग तक नहीं पहुँच सकता। और सुपर मास्टर ने पूरी एक योगा फौज बना रखी है। हो सकता है कि वो खुद भी योगा की मशकें करता हो। ये बात तो तुम उसके दिमाग में झांक कर मालूम कर सकते हो। तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि मेरी सोच की लहर किसी योगा के माहिर के दिमाग तक पहुंचेगी तो सांस के एक झटके के जरिए फौरन ही उसे मालूम हो जाएगा कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि मैं सुपर मास्टर और उसके किसी भी मातहत मास्टर और मादाम को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें मास्टरों तक पहुंचने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। जो तकदीर में लिखा है उसे भुगतना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें उनके करीब रहने का मौका मिलेगा तो तुम रफ्ता रफ्ता एक मास्टर, मादाम और सुपर मास्टर के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर सकती हो। उनमें से कौन कौन योगा की मशकें करता रहता है। बेशक इन मालूमात पर तुम्हारी कामयाबी का इन्हिसार है। मैं आज ही से इस कोशिश में मसरूफ़ हो जाऊंगी। वो चंद सातों के लिए खामोश हो गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसकी सोच से पता चला कि उसने दरवाजे के करीब आहट सुनी थी। मैंने कहा, सोनिया, यकीनन तुम्हारी निगरानी की जा रही है। हाँ, शायद वो ये देखना चाहते होंगे कि मैं कमरे में तनहा क्या करती रहती हूँ। वो मेरे चेहरे के तासुरात से मालूम कर सकते हैं कि मैं तुमसे सोच के जरिए गुफ्तगू कर रही हूँ। नहीं सोनिया, तुम चोरी चोरी मुझसे बातें कर रही हो, इसलिए एक चोर की तरह डर रही हो। वरना मेरी फिल्म देखने के बाद वो तुम्हारी इस चोरी को कभी नहीं पकड़ सकेंगे। जब उनकी मालूमात के मुताबिक फरहाद जिंदा नहीं होगा तो तुम किससे बातें करोगी। तुम ठीक कहते हो, मेरे दिल में बस यूं ही अंदेशा सा है। अच्छा, अब तुम बताओ, सुबह से क्या करते रहे और अब कहाँ से बातें कर रहे हो। मैं उसे अपने दिन भर की आपबीती सुनाने लगा, लेकिन यह आपबीती वो पूरी तरह नहीं सुन सकी। एक शख्स ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर कहा, मादाम सोनिया, आप हॉल में तशरीफ़ लाएं। सोनिया का चेहरा फ़ौरन ही गमन-दो की आमाजगा बन गया, जैसे वो फरहाद की मौत का सोग मना रही हो। वो बड़े ही थके हुए अंदाज में इजी चेयर से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बड़े हॉल में पहुंच गई। बड़ी सी मेज़ के अतराफ तंजीम के वो तमाम मास्टर और मादाम नजर आ रहे थे जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मेरी दस्तावेजी फिल्म देखने आए थे। एक तरफ दीवार पर एक छोटा सा स्क्रीन लगा हुआ था। सोनिया ने कलर्ड शीशे की तरफ देखते हुए कहा, सुपर मास्टर, मैंने फरहाद से मिलकर तंजीम से गद्दारी की है। आप मुझे मौत की सज़ा दें, मगर मुझे एक बार फरहाद की फिल्म दिखा दें। मैं स्क्रीन पर उसकी मौत देखना चाहती हूँ। कलर्ड शीशे के पीछे से सुपर मास्टर की आवाज़ सुनाई दी, सोनिया बैठ जाओ, मैं तुम्हें उसकी फिल्म दिखाकर तुम्हारे मातम करने का तमाशा नहीं देखना चाहता। सुपर मास्टर की आवाज़ बड़ी गहरी और गूंजती हुई सी थी, सुनने वालों के दिलों पर असर करती थी। सोनिया खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। फिर सुपर मास्टर ने हाजरीन को मुखातिब किया, माय डियर मादाम और मास्टर्स, मुझे इस बात का अफसोस है कि फरहाद को ऐसे वक्त मौत आई जब वो हमारी तंजीम में शामिल होने वाला था। बहरहाल ऐसे खतरनाक दुश्मन के मुताल्लिक यही कहा जा सकता है कि वो दोस्त बन जाए या मर जाए, सो वो मर चुका है। एक मास्टर ने कहा, थैंक्स गॉड, वो अपनी टेलीपैथी के साथ दफन हो चुका है। सोनिया उसे गुस्से से देखना चाहती थी। मैंने फौरन ही समझाया, नहीं सोनिया, गुस्से का इजहार करोगी तो काम बिगड़ जाएगा। तुम इसी तरह सर झुकाए बैठी रहो जैसे हालात ने तुम्हें दूसरों के ताने सुनने पर मजबूर कर दिया है। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगी। सुपर मास्टर कह रहा था, आज से फरहाद अली तैमूर का फाइल बंद किया जा रहा है। इसके बाद सोनिया के रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है और इसके रिकॉर्ड फाइल पर गद्दारी की मोहर लगी हुई है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत होती है। इतना कहकर वो चुप हो गया। सब लोग सोनिया को देख रहे थे। सोनिया सर उठाकर और सीना तान कर बैठ गई। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा, मगर उसका अंदाज कह रहा था कि मौत उसे कभी न डरा सकेगी। सुपर मास्टर ने कहा, सोनिया, तुम्हारे पास सूंघने की जो गैर मामूली हिस्सा है, मैं उसका एतराफ़ करता हूँ। तुमने भी कई मरहलों पर यह साबित किया है कि फरहाद की तरह तुम भी नाकाबिले शिकस्त हो, लेकिन तुम्हारी सलाहियतें तुम्हें मौत की सज़ा से नहीं बचा सकती, और ना ही फरहाद के पास वो जान है कि तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाने आएगा। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो तो कहो। सोनिया ने बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में कहा, तुम्हारी तंजीम में एक बहुत बड़ी खराबी है। क्या तुमने कभी इस पहलू पर गौर किया है कि इस तंजीम की सिर्फ औरतें ही गद्दार क्यों बन जाती हैं? एक मास्टर ने जवाब दिया, इसलिए कि औरतें नाकिसुल अकल होती हैं, बहुत जल्द दुश्मनों के बहलावे में आ जाती हैं। वहाँ बैठी हुई एक मादाम ने गुस्सा से कहा, लैंग्वेज प्लीज़। अगर हम नाकिसुल अकल हैं तो हमारी जहानत का एतराफ़ करके हमें मादाम क्यों बनाया गया? अगर मर्द बहुत ही अक्लमंद होते हैं तो फिर वो औरत की आगोश में गिरकर अपने अहम राज किस तरह उगल देते हैं? मैं अपने आका सुपर मास्टर से दरख्वास्त करूंगी कि हमारी तौहीन करने वाले मास्टर का मुहासबा किया जाए। सुपर मास्टर ने अपने उस मास्टर को मुखातिब किया, मास्टर चिंपैंजी, आप मादाम से समझौता करें। मास्टर चिंपैंजी के चेहरे से नागवारी जाहिर हुई। सोनिया की सोच बता रही थी कि मास्टर चिंपैंजी किसी बिन मानस की तरह लहीम शहीम, कद्देआवर और बदसूरत है। ऐसे लोग किसी के सामने झुकना नहीं जानते, लेकिन सुपर मास्टर ऐसे ही फौलादी इंसानों को झुकाकर अपने पास रखता है। मास्टर चिंपैंजी ने कहा, मादाम, मुझे अफसोस है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नेवर माइंड, मादाम ने कहा, अब हमें सोनिया से पूछना चाहिए कि औरतें गद्दारी पर क्यों आमादा हो जाती हैं।
सोनिया ने कहा, इसलिए कि जो आज़ादी मास्टरों के है वो हमें नहीं मिलती। मुझे मादाम बनाने के बाद भी मास्टर यूशे के मातहत रखा गया। वो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे जिस्म से खेलना चाहता था और मैं अपना दामन बचाती रहती। मैंने सुपर मास्टर से उसकी शिकायतें भी की, लेकिन ऐसे वक्त हम औरतों को बेजुबान जानवर समझा जाता है। मास्टर यूशे अपनी टेलीपैथी के बायस एक बहुत बड़ी ताकत समझा जाता था, लिहाजा मुझ जैसी बासलाहियत मादाम को उसके सामने हकीर समझा गया। अब आप खुद ही इंसाफ करें कि जिसे हकीर समझा जाएगा, जिसकी शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी, जिसकी आज़ादी बराए नाम रह जाएगी, वो औरत दुश्मनों के बहलावे में क्यों नहीं आएगी। वह सवालिया नज़रों से तमाम लोगों को देखने लगी। फिर उसने कहा, सुपर मास्टर, तुम फरहाद अली तैमूर की फाइल बंद करने से पहले अपने इन खास मातहतों को वो फाइल दिखाओ। उन्हें मालूम होगा कि फरहाद ने हमेशा इस तंजीम की औरतों को अपने एतमाद में लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। ऐसा क्यों होता रहा? इसलिए कि फरहाद हम औरतों को हकीर नहीं समझता, हमेशा मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आता था और हमारी शिकायतें इतनी तवज्जो से सुनता था जैसे वो सब उसका ज़ाती मसला हो। सुपर मास्टर, एक फरहाद के मर जाने का मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में फरहाद जैसे दूसरे ज़हीन लोग भी मर चुके हैं। नहीं, फरहाद पैदा होते रहेंगे और इस तंजीम की इस कमज़ोरी को समझकर यहाँ की औरतों को अपने एतमाद में लेते रहेंगे। मैं मरने से पहले तुम्हारी बेहतरी के लिए मशवरा देती हूँ कि अपनी तंजीम से औरतों को निकाल दो या फिर उन्हें मर्दों के बराबर हकूक और आज़ादी दो। इतना कहकर वो खामोश हो गई। थोड़ी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर सुपर मास्टर की आवाज़ सुनाई दी, तुमने तंजीम की जो कमज़ोरी बयान की है वो काबिल गौर है। इंसान हालात से मजबूर होकर कातिल बनता है। उसके हालात काबिल गौर होते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो कातिल है और सज़ा का मुस्तहिक है। इसी तरह तुम्हारी गद्दारी की वजूहात जो कुछ भी हों, तुम हर हाल में गद्दार कहलाओगी और सजाए मौत तुम्हारा मुकद्दर है। मैंने सोनिया को सोच के जरिए हदायत दी। वो उसी के मुताबिक कहने लगी, मेरी गद्दारी की माकूल वजूहात हैं जिन्हें तुम तस्लीम करते हो, लिहाजा तस्लीम शुदा हक़ाइक़ के पेश नज़र तुम्हें अपने फ़ैसले में ज़रा सी लचक पैदा करनी चाहिए। यानी तुम रहम की अपील करती हो कि सजाए मौत ना दी जाए। नहीं, जो औरत मौत की आंखों में आंखें डालकर ज़िंदगी गुजारती रही हो, वो गिड़गिड़ा कर कभी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगेगी। फिर क्या चाहती हो, खुलकर कहो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरी पसंद की मौत मरने दिया जाए। सब लोग उसे गहरी टटोलती हुई निगाहों से देखने लगे। सुपर मास्टर ने कहा, अपनी पसंद बताओ। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हुए मरना चाहती हूँ। सुपर मास्टर फ़ौरन ही कुछ न बोल सका। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, फरहाद तो मर चुका है, अब तुम किसके सहारे मौत से बच निकलने की तवक्को करती हो? सोनिया ने सनसनाती हुई गोली की सी आवाज़ में कहा, सुपर मास्टर, जो औरत फरहाद के बाजू में खेल चुकी हो, उसे जबरी मौत के बाजू नहीं तोड़ सकते। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से हिचकिचाते क्यों हो? तुम्हारी तंजीम दुनिया के गोशे गोशे में है। यहाँ एक से एक फौलादी जिस्म और फौलादी जहन के मास्टर बैठे हुए हैं। मुझे इस इमारत से निकलकर सिर्फ 100 गज तक जाने का मौका दो और अपने शिकारियों को मेरे पीछे लगा दो। फिर तमाशा देखो कि शिकार कौन होता है। मास्टर चिंपैंजी अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। फिर गुर्राते हुए बोला, सुपर मास्टर, ये 2 कौड़ी की औरत हम तमाम मास्टरों को चैलेंज कर रही है। आपसे दरख्वास्त है कि इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करें। मैं इसकी गर्दन तोड़कर रख दूंगा। सोनिया ने मज़ाक उड़ाने के अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, यहाँ दूसरे मास्टर भी हैं, मगर उन्हें गुस्सा नहीं आया। और जिन्हें गुस्सा नहीं आता वही ज़हीन और वक्त पर कामयाबी से कुछ कर गुजरने वाले लोग होते हैं। तुम्हारे जैसे गरजते हुए बादल से टकराना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। आराम से बैठ जाओ। सोनिया के तंज और इत्मीनान ने मास्टर चिंपैंजी को और मुश्तिल कर दिया। वह गुस्सा में अपनी कुर्सी उठाकर सोनिया पर फेंकना चाहता था। उसी वक्त एक फायर हुआ, कुर्सी गिर पड़ी। मास्टर चिंपैंजी अपने जख्मी हाथ को दूसरे हाथ से थामकर फायर करने वाले को गुस्से से देखने लगा। मुसल्ला नौजवान ने कहा, सुपर मास्टर की मौजूदगी में किसी को अपनी ताकत का मुजाहिरा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मास्टर चिंपैंजी, तुम हिरासत में रहोगे। चुपचाप इस हॉल से निकल चलो। चिंपैंजी ने जख्मी शेर की तरह गुर्राते हुए अपने आसपास देखा। 4 नौजवान रिवॉल्वर लिए खड़े हुए थे। एक नौजवान हथकड़ी पहनाने के लिए आगे बढ़ा तो चिंपैंजी उसे काट खाने के अंदाज में उसकी तरफ घूम गया। नौजवान सहम कर पीछे चला गया। सुपर मास्टर की आवाज़ सुनाई दी, मास्टर चिंपैंजी, अपनी जगह खड़े रहो। मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे दरिंदों को पालना मेरी हॉबी है, लिहाजा मुझे मजबूर न करो कि तुम पर गोली चलाने को हुक्म दूं। चिंपैंजी ने कलर्ड शीशे की तरफ घूमकर कहा, सुपर मास्टर, किसी दरिंदे को पालने के लिए उसकी मनपसंद खुराक मुहैया करना पड़ती है। मेरी खुराक ये मगरूर औरत है, आप इसे मेरे सामने डाल दें। वो सोनिया को देखकर यूं जबड़े चलाने लगा जैसे ख्याल ही ख्याल में उसे कच्चा चबा रहा हो। सुपर मास्टर ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। फिलहाल डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया बीमार और कमज़ोर है। माकूल इलाज के बाद जब इसके जिस्म से गर्लाश का जहर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो हम इसे उस इमारत से निकलने का मौका देंगे और तुम इसे शिकार करोगे। चिंपैंजी ने इकरार में सर हिलाकर कहा, हाँ, बीमार कैदी को सजाए मौत नहीं दी जाती। मुझे नहीं मालूम था कि यह मगरूर औरत बीमार है। ओके, मैं इंतज़ार करूंगा कि यह सेहतियाब होकर मेरे हाथों मरे। सुपर मास्टर ने हुक्म दिया कि चिंपैंजी को दूसरे कमरे में ले जाकर इसके जख्मी हाथ की मरहम पट्टी की जाए।
और इस बार वो दरिंदा चुपचाप हॉल से बाहर चला गया। इसमें शुबा नहीं कि सुपर मास्टर बेहद ज़हीन था। वह दरिंदा सिर्फ मुजरिमों की नफ्सियात को खूब समझता था और बड़ी आसानी से उन्हें अपना महकूम बनाकर रखता। वो चिंपैंजी जो जख्मी होकर 4 रिवॉल्वरों की जद में भी हॉल से बाहर नहीं जाना चाहता था, उसे सुपर मास्टर ने बड़ी जहानत से चुपचाप जाने पर राजी कर लिया। उसके जाने के बाद सुपर मास्टर ने दूसरे मास्टरों को मुखातिब किया। मास्टर तन सिंह, तुमने कहा था कि चिंपैंजी को अगर योगा की मश्क कराई जाए तो इसके दिमाग से गर्मी निकल जाएगी, मगर 6 माह के बाद भी ये वैसे का वैसा ही है। मास्टर तन सिंह का नाम सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मरजाना ने मुझे बताया था कि इस तंजीम में मास्टर तन सिंह की बड़ी अहमियत है। वही योगा फौज को तरबियत दे रहा है। मैं उसकी बातें सुनने लगा। वो कह रहा था, जो लोग सांसों को कंट्रोल करना जानते हैं वो अपने नफ्स पर और भड़कते हुए जज्बात पर काबू पा लेते हैं। ऐसे लोगों को कभी गुस्सा नहीं आता। हमारी योगा फौज के कितने ही नौजवान इस बात का सबूत हैं। बटरफ्लाई और मास्टर यन फॉन ने बड़े सुकून और संजीदगी से फरहाद जैसे सरकश इंसान को दोस्ती पर आमादा कर लिया। खुद आप योगा की मशकें करने के दौरान इसके फ़वाइद को समझ सकते हैं। मगर चिंपैंजी एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ इंसान है। मैं उसे इंसान नहीं समझता। उसके दिमाग में इंसानों जैसी कोई बात नहीं समाती। ये जानवरों की तरह सोचता है। वह बड़ी ही धीमी आवाज़ में और बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में बोल रहा था। सांसों की मश्क करने के लिए अव्वलीन शर्त यह है कि हर तरह के नशा से परहेज किया जाए। मगर चिंपैंजी शराब और शबाब का रसिया है। शराब और औरत, ये दोनों ही चीज़ें आदमी को अंदर से खोखला करती हैं। दूसरी शर्त यह है कि गर्म तासीर रखने वाली ग़िज़ाओं से परहेज किया जाए। लेकिन वो बाज़ औक़ात कच्चा गोश्त भी खा लेता है। ऐसा शख्स योगा की इब्तदाई मश्क भी नहीं कर सकता। मैं उसे 6 माह से समझाता समझाता थक गया हूँ। वो मेरे बस का आदमी नहीं। ये कहकर तन सिंह खामोश हो गया। उसकी बातें सुनकर बहुत सी मालूमात हासिल हुई। सबसे अहम बात यह कि सुपर मास्टर भी योगा की मशकें कर रहा था। यानी मैं किसी मौका पर भी उसके दिमाग से नहीं खेल सकता था। मास्टर तन सिंह ने योगा के सिलसिले में बटरफ्लाई और मास्टर यन फान का हवाला दिया था और दूसरे मास्टरों को मिसाल बनाकर पेश नहीं किया था। इसका मतलब यही हो सकता था कि दूसरे मास्टर योगा से दिलचस्पी नहीं रखते। योगा फौज सिर्फ नौजवान औरतों और मर्दों पर मुश्तमिल है। इतनी मालूमात हासिल करने के बावजूद मैंने सोचा कि मुझे आइंदा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए और पेश आने वाले हालात के मुताबिक उन मालूमात की तस्दीक करना चाहिए। उसी वक्त सुपर मास्टर कह रहा था, अच्छी बात है मास्टर तन सिंह, मैं चिंपैंजी को अपने तौर पर हैंडल करूंगा। मैं आपको ऐसी शागिर्द देखकर परेशान करना नहीं चाहता। मास्टर तन सिंह ने कहा, सुपर मास्टर, आपने वादा किया था कि योगा फौज तैयार होने के बाद आप मेरी बेटी को मुझसे मिलाएंगे। वो योगा फौज तैयार कर चुकी है। मास्टर तन सिंह, मुझे अपना वादा याद है, मगर मैं ये नहीं मानता कि योगा फौज तैयार हो चुकी है। इस आर्मी का कोई नौजवान 20-25 मिनट से ज़्यादा सांस नहीं रोक सकता। आप तकरीबन 6-7 घंटे तक हब्से दम का मुजाहरा कर चुके हैं। आप मेरे नौजवानों को अपने जैसा बना दें, फिर आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। मास्टर तन सिंह ने परेशान होकर कहा, किसी को अपने जैसा बनाना मेरे बस की बात नहीं। ऐसी सलाहियतें अपनी ज़ाती मेहनत और लगन से पैदा होती हैं। फिर इसके लिए दिल की सफाई और रूह की पाकीज़गी लाजमी है, और ये सिफ़ात आपकी तंजीम के किसी आदमी में नहीं। सुपर मास्टर ने कहा, आप मुझसे बहस न करें। मैंने जो हुक्म दिया उस पर अमल करें। आपकी बेटी की भलाई इसी में है। अब आप जा सकते हैं। मास्टर तन सिंह दिल बर्दाश्त होकर चुपचाप वहां से जाने लगा। मैंने सोनिया से कहा, मेरी जान, ये मास्टर तन सिंह मजबूर और मजलूम है। मौका मिले तो इससे दोस्ती करो। हम इसकी बेटी के काम आएंगे, ये हमारे काम आएगा। सोनिया की सोच ने कहा, फरहाद, मेरे ख्याल में अगर तुम सोच के जरिए तन सिंह से राब्ता कायम करो तो ये तुम्हारा राज जुबान पर नहीं लाएगा। नहीं सोनिया, वो अपनी बेटी की सलामती की खातिर किसी मौका पर मेरे दिमागी राब्ते की बात सुपर मास्टर से कह देगा। हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई न जान सके कि मैं जिंदा हूँ। उसी वक्त मैंने सोनिया के दिमाग से सुपर मास्टर की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, सोनिया, तुम भी यहाँ से जाओ। डॉक्टर की तरफ से तुम्हारी सेहत याबी की तस्दीक होगी तो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। सोनिया अपनी जगह से उठकर जाने लगी। सुपर मास्टर अब मास्टर यन फान को मुखातिब कर रहा था। मास्टर यन फान, आप हांगकांग के रेड पावर की रिपोर्ट पेश करें। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोनिया हॉल से बाहर आ गई। दरवाज़ा बंद हो गया। अब चूंकि सोनिया का दिमाग नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं भी हॉल में होने वाली गुफ्तगू ना सुन सका। अब सोनिया दो मुसल्लह नौजवानों के दरमियान चल रही थी। वो इमारत से बाहर आकर एक कार में बैठ गई। उसकी सोच बता रही थी कि वो अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रही है। मैंने कहा, सोनिया, तुम बड़े अहम मौका पर हाल से बाहर आ गई। सुपर मास्टर रेड पावर के मुतालिक बातें कर रहा था। सोनिया ने पूछा, ये रेड पावर क्या बुला है? रेड पावर एक तंजीम है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुपर मास्टर की तंजीम से टकराती है। सुना है हांगकांग में रेड पावर का बड़ा जोर है। अगर तुम हॉल में मौजूद रहती तो इस सिलसिले में बहुत सी मालूमात हासिल हो जाती। बहरहाल तुम भी मजबूर थी। अच्छा, मुझे बताओ कि मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश पर किस तरह अमल करूं? ऐसी जल्दी क्या है? जब तक तुम्हारा इलाज हो रहा है अच्छी तरह आराम करती रहो और अपने आसपास के माहौल को अच्छी तरह समझती रहो। ज़रा कार से बाहर देखो कि तुम कहाँ से गुजर रही हो। ओह, ये तो मैं बताना भूल गई कि मैं फ्रैंकफर्ट में हूँ।
मैं मास्टर यूशे के साथ यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और इस शहर को अच्छी तरह जानती हूँ। फिर तो फिक्र न करो, आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। क्या आप मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि पिछली रात से सोने का मौका नहीं मिला, इसलिए अब इजाज़त दो। मैंने हंसते हुए राब्ता ख़त्म कर दिया। इसके बाद आंखें खोलकर उस झोंपड़ी के कमरे को देखा जहाँ मैं एक जालीदार झूले में लेटा हुआ था। ये ख्याल ख्वानी भी क्या इल्म है, अभी मैं हज़ारों मील दूर फ्रैंकफर्ट में सोनिया के पास था और अब मैं मनीला की बस्ती में वापस आ गया। ये टेलीपैथी बाइस रहमत भी थी और बाइस जहमत भी, क्योंकि खाने पीने और वक्त पर सोने की मोहलत नहीं मिलती। मैंने फ़ौरन ही आंखें बंद करके अपने दिमाग को हदायत कर दी, अब मैं निहायत सुकून से सोता रहूँगा। अगर कमरे के दरवाजे पर ज़रा भी आहट होगी तो मेरी आंख खुल जाएगी। टेलीपैथी का ये भी एक कमाल है कि दिमाग को हदायत दी जाए तो कांटों के बिस्तर पर नींद आ जाती है। और वो जालीदार झूला तो मेरी मुंह बोलती बहन का था। फिर एक पाकीज़ा मोहब्बत की छाँव में मुझे नींद कैसे ना आती। मैं तवील बेदारी के बाद बड़े सुकून से सो गया। रात से सुबह हो गई। झूले के पास खुली हुई खिड़की से तेज़ धूप मुझे आंच देने लगी। इसके बावजूद मैं सोता रहा, इसलिए कि सोने जागने और उठने का अमल दिमाग के इशारों का मरहून मिन्नत होता है। आखिर दिन के 12 बजे मेरी आंख खुल गई। मुनज़्ज़ा दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ रही थी। मैं हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं दूसरे दिन दोपहर तक सोता रहा हूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने दरवाजे को हदायत दी थी कि जब तक मेरे दरवाजे पर कोई ना आए मेरी आंख ना खुले। ऐसी सूरत में अगर कोई ना आता, शाम तक ना आता, पूरे एक दिन ना आता, पूरे 1 साल तक ना आता, तो क्या मैं इसी तरह ताहियात सोता रह जाता? ये तो खुद को जीते जी मार डालने वाली बात थी। मैंने दिल ही दिल में तौबा की, आइंदा दिमाग को इस किस्म की अहमकाना हदायत नहीं दूंगा। मुनज़्ज़ा ने करीब आकर कहा, भाई मैं आपके जागने का इंतज़ार कर रही थी, इतनी देर हो गई, नामूदा मिलना चाहता है। उसने उल्टी सीधी अंग्रेजी में बड़ी मुश्किल से ये बात कही। मैंने कहा, नामूदा को लेकर यहाँ आओ। वो कमरे से बाहर चली गई। अब मुझे ये फिक्र थी कि अब तक किराला वापस क्यों नहीं आया। मैंने सोच के जरिए राब्ता कायम किया, उसका कहीं पता ना था। मेरी सोच की लहरें ऐसे किसी शख्स को तलाश नहीं कर सकती जिसके पास जागता हुआ दिमाग ना हो। और किराला की गुमशुदगी बता रही थी कि उसका दिमाग हमेशा के लिए सो चुका है। पता नहीं बेचारा कैसे मारा गया या तबई मौत मार गया। वो मुझे मोंटू समझकर मेरे बहुत काम आया। मैं झूले से बाहर आ गया। नामूदा ने कमरे में आकर मुझसे मुसाफिया करते हुए कहा, मैं घबरा रहा था कि पता नहीं आप क्यों इतनी देर तक सो रही हैं। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक रात का जागा हुआ था, इस तरह नींद पूरी हो गई। अब कल से भूखा हूँ, लिहाजा पेट भरना चाहिए। मुनज़्ज़ा ने दरवाजे से देखा कि मैं पेट पर हाथ फेर कर अंग्रेजी में कुछ कह रहा हूँ। वो नामूदा से मुकामी ज़ुबान में कुछ कहने लगी। नामूदा ने मुझसे कहा, ये कह रही है कि आप गुस्ल वगैरह से फारिग हो जाएं, आपके लिए खाना तैयार है, मगर आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आएगा। मैं आपके लिए किसी बड़े होटल से खाना ले आता हूँ। वो जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, मैं अपनी बहन के हाथ का खाना खाऊंगा, तुम होटल जाने की तकलीफ ना करो। उसने ये बात मुनज़्ज़ा को बताई तो वो खुशी से खिल उठी। उस वक्त मुझे मालूम हो रहा था कि किसी को खुश करके अपने दिल को भी कैसी खुशी हासिल होती है। अब गुस्ल करने का मसला था। मेरे चेहरे पर मोंटू का जो मेकअप था वो बुनियादी तौर से कमज़ोर था। गुस्ल करने के बाद उसकी कमज़ोरी जाहिर हो जाती। नामूदा ने पूछा, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मैं समझ गया, आप शायद किराला के बारे में सोच रही हैं। हाँ, उसने पिछली रात आने का वादा किया था, अब वो कभी नहीं आएगा। किसी ने उसे और उसके साथियों को गोली मार दी है। मैं चौंक कर उसका मुंह तकने लगा और इस बहाने उसकी सोच को पढ़ने लगा। वो सोच रहा था, मैं मोंटू को नहीं बता सकता कि मेरे साथियों ने ही किराला और उसके साथियों को मार डाला है। मैंने उसकी सोच में पूछा, मोंटू भी किराला का साथी है, मैंने इसे क्यों छोड़ दिया? उसकी सोच ने परेशान होकर कहा, बार बार यही ख्याल आता है कि मोंटू को भी नहीं छोड़ना चाहिए, मगर इसने मुनज़्ज़ा को बहन बनाकर इंसानी हमदर्दी और मोहब्बत की पाकीज़गी का सबूत दिया है, इसलिए मैं इसकी इज्जत करता हूँ। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर मोंटू पूछे कि किराला को किस दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया है तो क्या मैं ये हकीकत बता दूं कि मैंने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी सोच में रवानी कहती चली गई कि मेरा ताल्लुक रेड पावर की तंजीम से है। मैं कॉलोन की बंदरगाह पर एक मामूली कुल्ली के भेस में रेड पावर के लिए जासूसी के फ़राइज़ इंजाम देता हूँ। मैंने किराला वगैरह को इसलिए मार डाला कि वो हमारे बदतरीन दुश्मन थे और वो मेरी मुनज़्ज़ा की इज्जत का सौदा करने आया था। नहीं, मैं मोंटू को यह हकीकत नहीं बताऊंगा। किराला उसका दोस्त था, इससे दुख पहुंचेगा। मैं उसकी सोच को पढ़ रहा था और बज़ाहिर सर झुकाए यूं खड़ा था जैसे किराला की मौत पर अफसोस कर रहा हूँ। अफसोस तो वाकई था। अगर नींद मुझ पर गालिब ना आती तो मैं किराला के एहसान का बदला चुकाने के लिए उसे ज़रूर बचा लेता, मगर अब सोचने से क्या हो सकता है। मैं किराला की तकदीर से लड़ तो नहीं सकता था। नामूदा ने अफसोस का इजहार किया। किराला आपका बेहतरीन दोस्त था, अगर मैं जाए वारदात पर होता तो जान की बाजी लगाकर उसे बचा लेता। मैंने कहा, जिसके दिन पूरे हो जाते हैं उसे कोई नहीं बचा सकता। अब मुझे यह फिक्र है कि मैं हांगकांग किस तरह जाऊंगा। उसने मेरे शाना पर हाथ रखकर कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। शर्त यह है कि आप इस झोंपड़ी से बाहर ना निकलें। किराला के दुश्मन आपको तलाश कर रही हैं।
कराला का दुश्मन तो वो खुद ही था। हाँ, ये भी हो सकता था कि सुपर मास्टर की तंजीम के लोग उस मोंटू को तलाश कर रही हों और वो मोंटू मैं ही था। मैं गुस्ल करने के लिए कमरे के पीछे बाथरूम में चला गया। बाथरूम भी बांस की दीवारों से बनाया गया था। मैंने मोंटू के मेकअप को बरकरार रखने के लिए पहले सर को अच्छी तरह धोया, चेहरे पर सिर्फ पानी के छींटे मारे, फिर गर्दन से नीचे बाकायदा गुस्ल किया। इसके बाद वही मैला लिबास पहनकर कमरे में वापस आ गया। वहां फर्श पर चटाई बिछा दी गई थी। उस पर एक प्लेट में आटे की रोटियां और दूसरी प्लेट में झींगे का सालन और तीसरी प्लेट में भुने हुए मसालेदार केकड़े रखे हुए थे। नामुदा ने मेरे लिबास को देखकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आपके पास एक ही लिबास है। आप रोटी खाएं, मैं आपके लिए दूसरा लिबास अभी लाता हूँ। वो बाहर जाने लगा। मैंने कहा, नामुदा, अभी तुमने कहा था कि बाहर दुश्मन मुझे तलाश कर रहे होंगे। तुम्हें यह नहीं मालूम कि जिस तंजीम से मैं बगावत करके यहाँ पहुंचा हूँ, उस तंजीम के रिकॉर्ड रूम में मेरा मुकम्मल रिकॉर्ड और तस्वीरें मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हांगकांग में भी दुश्मन मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। नामुदा ने कहा, यह बात मैं भी समझता हूँ, आप फिक्र न करें। हांगकांग में मेरे जानिसार दोस्तों की कमी नहीं, हम सब तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैंने फौरन ही उसकी सोच में कहा, लेकिन उस मोंटू की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अपने सर लेने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है कि इसने मुनज़्ज़ा को अपनी बहन बनाया है। इस नेकी के सिले में मैं इसे मशवरा दे सकता हूँ कि वो हांगकांग जाने की बजाय किसी दूसरे मुल्क चला जाए। दूसरी जगह वो ज़्यादा महफूज रहेगा। उसकी सोच ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे ये मशवरा नहीं दूंगा। आखिर क्यों नहीं दूंगा? इसे जानबूझकर खतरे की जगह ले जाना और फिर इसकी हिफाजत करना कहाँ की दानिशमंदी है। वो झुंझलाकर सोचने लगा, मैं ये क्यों भूल जाता हूँ कि इसे हांगकांग ले जाने में हमारा फ़ायदा है। मास्टरों की तंजीम के लोग मोंटू को वहाँ देखकर इसे गिरफ्तार करने या मारने के लिए इस पर बार बार हमले करेंगे और हमारे रेड पावर की नज़रों में आते रहेंगे। मुझे अपने फैसला पर कायम रहना चाहिए। मैं मोंटू को ज़रूर हांगकांग ले जाऊँगा। मैं अपनी सोच में उलझा हुआ था। मैंने पूछा, नामुदा, किस उलझन में पड़ गए? पहले तो वो चौंक गया, फिर उसने जल्दी से बात बनाई। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए किस किस्म का लिबास मुनासिब होगा। मैंने चटाई पर बैठते हुए कहा, ऐसा लिबास जिसे पहनने के बाद मुझे दुश्मनों की नज़र न लगे। वो हंसता हुआ कमरे से चला गया। मैं झींगे के सालन से रोटी खाने लगा। मुनज़्ज़ा ने मेरी तरफ केकड़े की डिश बढ़ाई तो मैंने कहा, मैं केकड़े नहीं खाता। दिस इज़ वेरी टेस्टी। वो अटक अटक कर बोलने लगी कि बड़ा लजीज सालन है। नहीं मुनज़्ज़ा, मैं नहीं खाता। तुम बहुत अच्छे, तुम भी बहुत अच्छी हो। क्या आज तुम्हारी शादी है? वो एकदम से शर्मा गई, फिर मुस्कुराती हुई मेरे पास से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। उसके जाते ही मैंने सोनिया को कॉल किया। हेलो सोनिया, क्या बात है? तुम बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई हो। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे जिस्म से जहर आलूद खून निकाल कर दूसरा खून दिया गया है। डॉक्टर तजुर्बा कर रहा है कि ऐसे तरीकाकार से मेरे ब्लड को कितनी जल्दी रिफाइन किया जा सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या दयानतदारी से तुम्हारा इलाज किया जा रहा है? हाँ, डॉक्टर मुखलिस है। यह तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मैं अपने लिए रास्ते हमवार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने डॉक्टर को ही हमवार किया है। बेचारा आखिर आदम की औलाद है, मुझसे इश्क करने लगा है। अल्लाह रहम करे बेचारे पर। ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि तुम पर आशिक होने के बाद वक्त पर खाना और सोना नसीब नहीं होता। मरहूम फरहाद की जिंदा मिसाल मौजूद है। वह हंसती हुई बोली, डॉक्टर भी यही कहता है कि अब उसे भूख नहीं लगती, सोने के लिए बिस्तर पर लेटता है तो मैं चली जाती हूँ। क्या बिस्तर पर? शट अप, गलीज कही के। तुम संजीदगी से बातें नहीं करोगे? मैंने एक सर्द आ भर कर कहा। बहुत दिनों से फुर्सत में गैर संजीदा होने का मौका मिला है। अगर तुम डांट रही हो तो चलो संजीदा हो जाता हूँ। नहीं फरहाद, तुम्हारी जिंदा दिली अच्छी लगती है। काश के तुम इस वक्त मेरे पास होते। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारे दिल और दिमाग की चोर तन्हाई में हूँ। जरा अपने बदन की एक एक मिठास को टटोलो तो मालूम होगा कि यह मिठास कोरा कहाँ नहीं है। वह जज्बों से निहाल होकर तकिया को सीने से लगाकर भींचने लगी। मैंने कहा, हो चुकी काम की बातें, मेरी जान वो तकिया है। वो मुँह छुपाकर बोली, निकल जाओ मेरे दिमाग से, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी चला जाऊंगा, काम की बातें तो कर लूँ। कोई बात नहीं है, शाम को मुलाकात करना। जाओ भागो यहाँ से। मैं भागकर झोंपड़ी में वापस आ गया। झींगे का सालन और रोटियां खत्म हो चुकी थीं। बहुत दिनों बाद मैंने घर का खाना पेट भर कर खाया। मैं चटाई पर से उठकर झूले में आकर आराम से लेट गया। आराम से लेटने के बाद नामुदा का ख्याल आया। मैं उसके ख्याल की डोर को थामकर दिमाग की स्क्रीन पर उसे देखने लगा। वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ था। बुद्ध मत के एक छोटे से मंदिर में किसी भक्षु से बातें कर रहा था। चूंकि मुकामी जुबान में गुफ्तगू हो रही थी, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि शायद शादी के ही सिलसिला में बातें हो रही हैं। कुछ देर बाद वो अपने एक साथी के साथ मंदिर से बाहर आया। उससे भी वो मुकामी जुबान में बातें करता रहा। इन हालात में अगर मैं उसे अंग्रेजी जुबान की तरफ माइल करता तो वो उसके लिए गैर फितरी सी बात होती। इसलिए मैं थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा कि वो तनहा होगा तो मैं उसकी सोच को अंग्रेज बनाऊंगा। मगर चूंकि शादी का मुबारक मौका था, इसलिए यार दोस्त पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक कॉटेज में पहुंचते ही कई दोस्तों ने उसे घेर लिया। उन दोस्तों में से एक ने चीनी जुबान में उसे कुछ कहा। नामुदा चीनी जुबान में उससे बातें करने लगा। वो पता नहीं कितनी जुबानें जानता था। मैंने बेजार होकर उसके दिमाग से वापस आने का इरादा किया। उसी वक्त उसके एक साथी ने उसे अंग्रेजी जुबान में मुखातिब किया, नामुदा मुबारक हो।
तुमने अपने साथियों के साथ मास्टरों की एक बस्ती उजाड़कर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अब तुम्हारी तरक्की होगी। तब मुझे पता चला कि नामूदा को शादी की नहीं बल्कि उसके किसी कारनामे की मुबारकबाद दी जा रही है और उसके वो तमाम साथी रेड पावर की तंजीम से ताल्लुक़ रखती हैं। नामूदा मुबारकबाद देने वाले से कह रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है, आइंदा भी मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं मास्टरों की तंजीम के छक्के छुड़ा दूंगा। कल सुबह ही मैं अपने उन 5 साथियों के साथ उस बस्ती में पहुंच गया था। हमने वहां देखा मास्टर यन फान के आदमी जापान से एक त्यारे अगवा कर रहे थे। अफसोस के उस त्यारे पर हमारे काबिज होने से पहले ही वो तबाह कर दिया गया। मैं उस मिशन की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर चुका हूँ। मैं हैरानी से नामूदा की बातें सुन रहा था। मुनज़्ज़ा से शादी करने का सेहरा तो एक तरफ रहा, वो मास्टरों की एक बस्ती उजाड़ने का सेहरा भी अपने सर बांध रहा था, जबकि मैंने उस बस्ती में उसकी परछाई तक नहीं देखी। उसके साथ अंग्रेजी में बातें करने वाले ने एक चीनी बाशिंदे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं और मिस्टर लियू चीन तुमसे वो रिपोर्ट हासिल करने आए हैं। नामूदा ने कहा, आप लोगों ने ख्वामखा तकलीफ की। मैं आज रात खुद ही वो रिपोर्ट लेकर हांगकांग पहुंचने वाला था। लियू चीन ने इस बार अंग्रेजी जुबान में कहा, नहीं मिस्टर नामूदा, मास्क मैन ने हुक्म दिया है कि वो रिपोर्ट हमारे हवाले की जाए। सबूत के तौर पर यह टोकन मौजूद है, इसे लेकर वो तहरीरी रिपोर्ट हमें दे दो। ये कारनामा अंजाम देने की खुशी में तुम्हें 1 हफ्ता की छुट्टी दी गई है। तुम इत्मीनान से हनीमून मनाओ। नामूदा ने वो टोकन लेकर कहा, आप दोनों यहाँ तशरीफ रखें। मैं इस रिपोर्ट पर नज़रसानी करने के बाद अभी से आपके हवाले कर दूंगा। ये कहकर वो दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। इस वक्त वो सोच रहा था, ये ठीक है, मुझे अपनी तैयार की हुई रिपोर्ट को फिर एक बार गौर से पढ़ लेना चाहिए। अगर इसमें कोई खामी होगी तो मैं अभी दुरुस्त कर दूंगा। मैंने उसकी सोच में तशवीश का इजहार किया। अगर ये मन घड़त रिपोर्ट हर तरह से मुकम्मल हुई तब भी अपने साथियों से खतरा रहेगा। उनमें से कोई किसी मौका पर मुखालिफ बनकर इस फ्रॉड रिपोर्ट का भेद खोल देगा। उसकी सोच ने बड़े एतमाद से कहा, नहीं, हम 6 साथी एक दूसरे के लिए जान दे सकती हैं, मगर आपस में किसी की मुखालफत नहीं कर सकते। फिर वो दूसरे कमरे में पहुंचकर एक सूटकेस खोलने के बाद एक छोटा फाइल निकाल रहा था। फिर वो फाइल के कागजात को तरतीबवार पढ़ने लगा। उसमें रेड पावर के सरबराह मास्क मैन को मुखातिब करके लिखा गया था कि नामूदा अपने 5 साथियों के हमरा मनीला की दूर अफ्तादा बस्ती में मुखालिफ तंजीम की नकलो हरकत पर नजर रखने गया। वहाँ इन लोगों ने एक जापानी तैयारे को देखा जिसमें से कुछ कैदी बाहर लाए जा रहे थे। उन कैदियों में कर्नल, उसकी बेटी और उसका बॉडीगार्ड काबिल जिक्र थे। कर्नल ने बस्ती में पहुंचते ही एक नौजवान की स्टेन गन पर कब्जा कर लिया और बस्ती के सरबराह और 2-4 दुश्मनों पर फायर करने के दौरान खुद हलाक हो गया। इस वाक़े के दौरान कर्नल के दूसरे साथी भी मारने मरने पर आमादा हो गए। नामूदा और उसके साथियों ने छुपकर फायरिंग शुरू कर दी। उससे कर्नल के आदमी को शह मिल गई। वो सब जमकर लड़ते रहे और मरते रहे। मास्टर की तंजीम के नौजवानों ने शायद ये सोचा कि कैदी कहीं त्यारा लेकर फरार न हो जाएं, इसलिए उन्होंने बम के जरिए उस त्यारे को तबाह कर दिया। लेकिन वो लोग भी तबाही से ना बच सके। 1 घंटे के बाद वो बस्ती खंडर बन गई। वहां हर तरफ इंसानी लाशें नजर आने लगी। जापानी तैयारे में आने वाले तमाम कैदी मुकाबला के दौरान मारे गए। मास्टर यन फान के 3 मुसल्ला नौजवान जो जिंदा बचे थे, उन्हें नामूदा ने हथियार फेंकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग की, लिहाजा जवाबन नामूदा को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसके नतीजा में वो तीनों भी मारे गए। इसके बाद जब नामूदा अपने साथियों के साथ बस्ती में दाखिल हुआ तो उन्हें एक जीप कार की आवाज़ सुनाई दी। बाद में पता चला कि मरजाना और मोंटू रिकॉर्ड रूम वाले कॉटेज को आग लगाकर फरार हो गई हैं। नामूदा ने मनीला तक उनका पीछा किया, लेकिन वो हाथ नहीं आए। फिर रात को इतला मिली कि मास्टरों की तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला केराला और उसके दूसरे साथी मोंटू के साथ गरीबों की बस्ती में देखे गए। नामूदा के साथियों ने उन्हें घेर लिया। वो इधर उधर भागने लगे। उन्होंने धमकियां दी, फिर फायरिंग की। केराला और उसके साथी मारे गए। मोंटू फिर फरार होने में कामयाब हो गया। अब नामूदा के साथी उसे तलाश कर रही हैं। ये नामूदा की रिपोर्ट का खुलासा था। उसने कमाल अय्यारी से ऐसी रिपोर्ट पेश की थी कि सुपर मास्टर की अहम बस्ती की तबाही का कारनामा उससे मौसूम होता और उसे और उसके साथियों को रेड पावर की तंजीम में काबिल कदर तरक्की दी जाती। जब वो रिपोर्ट पढ़ चुका तो मैं उसके दिमाग को टटोलने लगा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि नामूदा को मर जाना और मोंटू के फरार का इल्म कैसे हुआ। नामूदा की सोच ने कहा, जब मुनज़्ज़ा ने रात को आकर यह खबर दी कि कराला और मोंटू उसकी झोंपड़ी में गाहक की हैसियत से आए थे, तो उस वक्त मैं मोंटू से मिलने गया और मेरे 5 साथियों ने बंदरगाह के करीब कराला और उसके साथियों को घेर लिया। कराला हमसे दोस्ती करना चाहता था। उसने यकीन दिलाया कि वो लोग मास्टरों की तंजीम से बगावत कर चुके हैं और रेड पावर की पनाह में रहना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, पहले बगावत की वजह बताओ। तब कराला ने बताया कि मास्टरों की एक अहम बस्ती किस तरह तबाह हुई, फिर मरजाना और मोंटू किस तरह वहां से मनीला पहुंचे और ऐनक वाले जासूस के चुंगल में फंस गए। वहां मरजाना मर गई और कराला अपने दोस्त मोंटू को लेकर मुनज़्ज़ा की झोंपड़ी में पहुंच गया। नामूदा की सोच कह रही थी और मैं सुन रहा था। आखिर में उसकी सोच ने कहा। मैंने कराला से तमाम मालूमात हासिल करने के बाद उसे और उसके साथियों को गोली मार दी। फिर मैंने अपने साथियों को यह तदबीर बताई कि हम किस तरह इस कारनामे का सेहरा अपने सर बांध सकते हैं। सभी साथी मेरी इस प्लानिंग से मुत्तफिक हो गए, मगर उनका मशवरा था कि मोंटू को भी मार डाला जाए और मैं मुनज़्ज़ा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। वैसे भी मोंटू की शराफत ने मुझे मुतासिर किया है। मैंने उसकी सोच में सवाल किया,
क्या मोंटू किसी मौका पर ल्यूचिन वगैरह के हाथों में जाकर बस्ती की तबाही की असल कहानी उन्हें नहीं सुनाएगा? नामूदा जरा परेशान हुआ, फिर उसकी सोच ने कहा, इसीलिए तो मैंने मोंटू को मुनज़्ज़ा के यहाँ छुपा रखा है, ताकि वो रेड पावर के ल्यूचिन या किसी दूसरे आदमी के हत्थे ना चढ़ जाए। मैं उसे अपने साथ हांगकांग ले जाना चाहता हूँ। वहाँ मैं उसे कभी छुपा कर रखूंगा और कभी चारा के तौर पर हांगकांग की सड़कों पर छोड़ दूंगा, ताकि सुपर मास्टर के आदमी उसे शिकार करने के लिए आए और हमारे हाथों शिकार हो जाए। मैंने उसकी सोच में कहा, मोंटू इतना नादान नहीं, वो हांगकांग पहुंचकर मेरे इस खतरनाक खेल को समझ लेगा। वह एतमाद से सोचने लगा, मेरी बला से मोंटू मेरे इस खतरनाक खेल को समझ ले, वो हकीकत जानने के बाद मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा, क्योंकि वो मुनज़्ज़ा को बहन बना चुका है। मैं मोंटू के टाइप को अच्छी तरह समझता हूँ। ऐसे लोग अपनी बहनों के सुहाग को सलामत रखने और उसे मामूली नुकसान से बचाने के लिए भी जान की बाजी लगा देती हैं। वो कमबख्त मेरे मुतल्लिक सही राय कायम कर रहा था। मैं खुद इस हकीकत को समझ रहा था कि नामूदा कभी दुश्मन बनकर सामने आएगा तो मैं मुनज़्ज़ा की खातिर उसे तरह दे जाऊंगा। नामूदा रिपोर्ट का वो छोटा सा फाइल लेकर दूसरे कमरे में वापस आ गया। ल्यूचिन अपने अंग्रेजी साथी के साथ बैठा कॉफी पी रहा था। उसके आसपास नामूदा के हमराज जानिसार दोस्त भी खुशगपियों में मसरूफ थे। ल्यूचिन ने वो फाइल खोलकर उस पर एक सरसरी से नजर डाली, फिर कॉफी खत्म करने के बाद वहां से जाने के लिए उठने लगा। नामूदा ने कहा, मिस्टर ल्यूचिन, मैं एक हफ्ता की छुट्टी अपनी बीवी के साथ हांगकांग में गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज रात ही। ल्यूचिन ने उसकी बात काट कर कहा, तुम मुझे अपना प्रोग्राम ना बताओ, मैंने तुम्हें मास्क मैन का हुक्म सुना दिया है। उसके हुक्म के मुताबिक तुम्हें इसी जगह एक हफ्ता तक घरेलू जिंदगी गुजारनी है। वो कुछ सोचकर ही तुम्हें इस बस्ती तक महदूद रहने का हुक्म दे रहा है। तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक मोंटू नामी शख्स फरार हो गया है। क्या वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं बन सकता? बेशक, लेकिन खतरात से खेलना ही हमारा काम है। मास्क मैन जिस खेल की इजाज़त ना दे उसे तुम नहीं खेल सकते। लेकिन मिस्टर ल्यूचिन, अगर मोंटू मनीला में मौजूद है तो ये खेल खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। होने दो। जब तुम अपने 5 साथियों के साथ मास्टरों के एक अहम अड्डे को तबाह कर सकते हो तो यहाँ इस तंजीम के बाकी मानदा लोगों से भी निमट सकते हो। वह फाइल उठाकर अपने अंग्रेज साथी के साथ वहां से चला गया। नामूदा झुंझलाकर सोचने लगा, क्या मुसीबत है? मोंटू को मैंने छुपा कर रखा है, वो मेरे लिए क्या खाक खतरा बनेगा? मुझे यहाँ एक हफ्ता तक ख्वामखा बोर होना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद वो अपनी जुबान में अपने दोस्तों से बातें करने लगा। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। वो एक हफ्ता वहां गुजारने वाला था, यानी उसके साथ मैं भी इस बस्ती में इस झोंपड़ी में कैदी बनकर रहने वाला था। अब ये फैसला करना था कि मुझे नामूदा के फैसले के मुताबिक वहां रहना चाहिए या अपनी मर्जी के मुताबिक कोई कदम उठाना चाहिए। मैंने रिस्ट वॉच में वक्त देखा, 2:25 हुए थे। सोनिया से शाम को मिलने का वादा था और मेरे पास इसके सिवा कोई काम ना था कि मैं किसी न किसी की सोच की नगरी में सैर करता रहूं। लिहाजा मैं शाम से पहले ही सोनिया के दिमाग में झांकने लगा। मैंने उसे अपनी बंद आंखों के पीछे देखा। वो डॉक्टर से रोमांस कर रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, सोनिया, मैं इसको मोहब्बत को एक हमाकत समझता हूँ, मगर आज तुमने मुझे इस खूबसूरत हमाकत में मुब्तला कर दिया। सोनिया ने उसे कातिल निगाहों से देखते हुए कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे दिल की दुनिया तो आपने बदल दी है। वो कैसे? उसने खुश होकर कहा, फरहाद की मौत के बाद मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैं समझती थी कि फरहाद की कमी कोई पूरी नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं आपने कैसे मेरा सारा गम भुला दिया। अब मैं सोते जागते आप ही के मुतल्लिक सोचती रहती हूँ, मगर। वो कहते कहते उदास होकर खामोश हो गई। मेरी जान, ये उदासी कैसी? तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, जिंदगी के ये 2-4 दिन आपकी मोहब्बत में बहलकर गुजार लूंगी। समझ गया। फिर वो आहिस्तगी से बोला, मैं खुद तदबीरें सोचता रहता हूँ कि किसी तरह तुम्हें सजाए मौत से बचा लूँ। फिलहाल तो यही तदबीर है कि मैं तुम्हें बीमार बनाकर रखूँ ताकि मौत का दिन कुछ दूर होता जाए। मौत का एक दिन मुकर्रर है, अगर आपने दिन बढ़ा भी दिए तो क्या होगा? सुपर मास्टर का फैसला तो अटल है। बेहतर है कि आप मुझे जल्द अज जल्द सेहत याब कर दें। डॉक्टर ने उसके हाथ को अपने सीने पर रखकर कहा, एक राज की बात बताऊं सोनिया, तुम्हारे अंदर अब गर्लाश का जहर बराए नाम भी नहीं है। तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो। आपने अब तक ये बात क्यों छुपाई थी? इसलिए कि तुम्हारी सेहत याबी का ऐलान करता तो फिर बहसियत डॉक्टर मुझे तुम्हारे पास आने की इजाज़त न मिलती। इसीलिए मैं तुम्हारी सेहत याबी की खुशखबरी सुना रहा हूँ, जो बुरी खबर भी है। इस बार सोनिया ने उसका हाथ थाम कर कहा, डॉक्टर, आपने कितनी मोहब्बत और तवज्जो से मेरा इलाज किया है। सोनिया, हमारी तंजीम में फरहाद के बाद तुम्हारा बहुत चर्चा है। सुने कि तुम आसानी से मौत के काबू में नहीं आती। फिर क्या मुझसे मोहब्बत करते रहने की खातिर तुम अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं लड़ोगी? सोनिया की सोच ने कहा, एक फरहाद है जो मेरी खातिर मौत से लड़ता है, और डॉक्टर इतना बुज़दिल है कि ये एक तरफ अलग रहकर मुझे खुद अपनी ज़िंदगी से लड़ने के लिए कह रहा है। मैंने सोनिया की सोच में कहा, यह डॉक्टर बुज़दिल नहीं है, मजबूर है। वो बेचारा फाइटर तो नहीं है कि मेरे लिए बड़क मारकर मैदान में आ जाए। सोनिया की सोच ने चौंक कर कहा, फरहाद ने एक बार मुझे बताया था कि पाकिस्तान में एक सूबा पंजाब है, वहाँ के लोग बड़क मारकर मैदान में उतरते हैं। बड़क मारने के अल्फाज मेरे दिमाग में नहीं आ सकते। ये तो फरहाद की सोच ही कह सकती है।
फिर उसकी सोच ने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, फरहाद के बच्चे, तुम कब से मेरे दिमाग में झांक रहे हो? मैंने कहा, मेरी बात ना पूछो, डॉक्टर की तरफ तवज्जो दो, उसने तुमसे कुछ पूछा है। सोनिया ने डॉक्टर की बात का जवाब दिया, मैं आपकी खातिर जिंदगी से लड़ना चाहती हूँ। अगर मैं सुपर मास्टर के शिकारियों से बच निकलूं तो क्या आप मुझे इस मुल्क से फरार होने के सिलसिले में कोई मदद दे सकेंगे? डॉक्टर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। फ्लाइंग क्लब का एक ऑफिसर मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे कहूंगा कि वो तुम्हें बॉर्डर तक पहुंचा दे। सोनिया ने कहा, सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी सरहद तक जाना होगा, बल्कि इस दुनिया की आखिरी सरहद तक हम साथ रहेंगे। डॉक्टर ने कहा, सिर्फ दुनिया की नहीं, बल्कि जिंदगी की आखिरी सरहद तक हम साथ रहेंगे। उसी वक्त सोनिया की ख्वाबगाह के अंदर तेज आवाज उभरी। फिर जैसे कोई स्पीकर से बोलने लगा, डॉक्टर, तुमसे यह तवक्को न थी कि महज एक औरत की खातिर तंजीम से गद्दारी करोगे। डॉक्टर उछलकर खड़ा हो गया। सोनिया भी उठकर बैठ गई। वो दोनों ख्वाबगाह में चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन यह पता नहीं चल रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। डॉक्टर, तुम सोनिया के साथ जिंदगी की आखिरी सरहद तक जाना चाहते हो? फिर क्यों ना आज ही उस सरहद का तयन कर दिया जाए। मगर मास्टर, डॉक्टर के मुंह से खौफ के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। मास्टर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर, बोलो, हम गद्दारों को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका देते हैं। मैं गद्दार नहीं हूं। गद्दार नहीं हो, सिर्फ सोनिया के आशिक हो। नहीं मास्टर, इश्क मोहब्बत एक हमाकत है। मैं सोनिया के मुंह से उगलवाने के लिए मोहब्बत का नाटक खेल रहा था कि वो किस तरह यहां से फरार होना चाहती है। सोनिया उसे तंजिया अंदाज में देखती हुई बोली, अच्छा, तो तुम मुझसे मोहब्बत का नाटक खेल रहे थे, या फिर यह तुम्हारी मर्दानगी है कि मुसीबत के वक्त साथ छोड़ रहे हो? मैं कह चुका हूं कि सिर्फ तुम्हारे फरार होने की प्लानिंग तक पहुंचना चाहता था। स्पीकर से मास्टर की आवाज उभरने लगी, डॉक्टर, तुम्हें सोनिया के पास इलाज के लिए भेजा गया था, जासूसी के लिए नहीं। तुम बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। अभी तुम्हारी जुबान से मैंने ये खुशखबरी सुन ली है कि सोनिया अब सेहतयाब हो चुकी है। वो तो मैंने झूठ कहा था। अब भी झूठ ना बोलो, वरना सोनिया का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, फिर ये बात खुल जाएगी कि तुमने इसकी सेहतयाबी को सुपर मास्टर से छुपा रखा था। सोनिया ने देखा डॉक्टर का चेहरा जर्द पड़ गया। मास्टर की आवाज आ रही थी, डॉक्टर, सुपर मास्टर को तुम पर बड़ा एतमाद था, इसीलिए तुम्हें योगा आर्मी में रखा गया, मगर तुम अपने नफ्स को ना मार सके। अब इस बेडरूम से बाहर जाओ, तुम्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। डॉक्टर गिड़गिड़ाने लगा, मास्टर, मुझसे बड़ी हमाकत हुई, आप मेरी इस पहली गलती को मुआफ कर दें, मैं कसम खाकर कहता हूं। डॉक्टर, मेरे आगे गिड़गिड़ाने से कुछ हासिल न होगा। तुम्हारा केस सुपर मास्टर के पास भेजा जा रहा है। अब चलो इस कमरे से बाहर निकलो। वो अपने अंजाम से कांप रहा था। उसने जाने से पहले आखिरी बार सोनिया को देखा। सोनिया ने कहा, घबराते क्यों हो? तुम तो योगा आर्मी से ताल्लुक रखते हो। सजाए मौत से पहले ही सांस रोक लेना, ताकि गोली मारने से पहले आराम से मर जाओ। ये कहकर वो कहका लगाने लगी। डॉक्टर तेजी से चलता हुआ बाहर चला गया। स्पीकर से आवाज आई, सोनिया, बहुत चहक रही हो, ये ना भूलो कि आज ही रात तक तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर हो जाएगा। वो आराम से बिस्तर पर लेटकर बोली, कभी ना कभी मरना ही है, फिर डॉक्टर की तरह रोते हुए क्यों मरूं? जाओ अपने सुपर मास्टर को मेरी सेहतयाबी की खबर सुना दो और मुझे डिस्टर्ब ना करो। मैं मौत का चेहरा देखने से पहले जरा आराम करना चाहती हूँ। ये कहते उसने करवट बदल ली और आंखें बंद करके मुझे मुखातिब किया, देख रहे हो फरहाद, बाजी कैसे पलट गई। सोनिया, बहुत सोच समझकर कदम उठाने के बावजूद हम दोनों से गलतियां हो जाती हैं। हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जजीरा क्वाई की जिस इमारत में हमें कैद किया गया था, वहां के हर कमरे में ऐसे खुफिया आलात लगे हुए थे जिनके जरिए सुपर मास्टर एक स्क्रीन पर हमें देखता था और हमारी आवाजें सुनता था। तुम्हारे मौजूदा बेडरूम में भी ऐसे ही हालात लगाए गए हैं। सोनिया ने कहा, मैंने पहली बार इस बेडरूम में आकर इसकी छत और दीवारों को अच्छी तरह देखा था, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मेरा ख्याल है कि ये छत से जो फानूस लटक रहा है उसी में टीवी और साउंड रिकॉर्डिंग के आलात लगाए गए हैं। अब तो वो कहीं भी छुपाए गए हों, जो होना था वो हो चुका। तुम उनकी बातें छोड़ो, ये बताओ कि अब मेरी हिफाजत के लिए क्या कर रहे हो? मैं वक्त से पहले कैसे कह सकता हूँ? आइंदा जैसे हालात होंगे वैसे ही कदम उठाऊंगा। ऐसा ना हो फरहाद कि तुम वहां किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करती रह जाऊं। ऐसा नहीं होगा। सच फरहाद, तुम दिमाग में मौजूद रहते हो तो मुझे किसी भी मुसीबत या मौत की परवाह नहीं होती। आज रात तक सुपर मास्टर का जो भी फैसला होगा मैं उसे हंसते हंसते कबूल करूंगी। हाँ मेरी जान, सिर्फ मौत को अहमियत देने वाले मातम करते हैं, तुम सदा हंसती रहो। मुझे कमरे के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। फिर नामुदा की आवाज आई। वह मुनज़्ज़ा से कुछ कह रहा था। मैंने सोनिया से कहा, अब मैं राब्ता खत्म करता हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हारी खबर लेता रहूंगा। ओके, सी यू। मैं आंखें खोलकर झूले पर उठ बैठा। कमरे के दरवाजे के करीब मुनज़्ज़ा, उसकी माँ और नामुदा की बातें करने की आवाजें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद नामुदा कमरे में आ गया। वह मेरे लिए एक जोड़ा कपड़े, शेविंग का सामान और बैठने के लिए एक कुर्सी लेकर आया था। मैं मौजूदा मेकअप में शेव नहीं कर सकता था। मैंने उसे कपड़े लेते हुए कहा, मैं ये शेविंग का सामान इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपनी दाढ़ी बढ़ाकर अपना हुलिया बदल लूंगा कि दुश्मन मुझे मोंटू की हैसियत से पहचान ना सकें। नामुदा नहीं चाहता था कि मेरा हुलिया बदल जाए।
वह हांगकांग पहुंचकर मुझे मोंटू की सूरत में चारा बनाकर दुश्मनों के सामने पेश करना चाहता था। उसने कहा, दाढ़ी बढ़ाकर खुद को छुपाने की क्या जरूरत है? मैंने तो आपको इस झोंपड़ी में छुपा कर रखा है। मैंने कहा, दीवारों के सिर्फ कान नहीं होते, आंखें भी होती हैं। मैं अपने तौर पर मोहतात रहना चाहता हूं, तो तुम्हें क्या एतराज है? ये कहते ही मैंने उसकी सोच में कहा, मोंटू की बात मान लेनी चाहिए। उसने कायल होकर कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। मैं जानता था वो क्या कहना चाहता है। उसने वही कहा, बाहर दुश्मनों का खतरा है। मैंने आपकी हिफाजत की खातिर यहाँ से 1 हफ्ता बाद जाने का फैसला किया है। वो अपने मास्क मैन के हुक्म से वहां से 1 हफ्ता गुजारने पर मजबूर था, लेकिन मुझ पर एहसान जता रहा था। मैंने भी एहसानमंद होकर कहा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुस्कुरा कर कहा, इसमें एहसान की क्या बात, ये मेरा फर्ज है। एक बात और है, वो ये कि मैं आपको अपनी शादी के पुरमुसर्रत मौका पर शरीक नहीं कर सकूंगा। अगर आप शादी की तकरीब में शरीक होने के लिए बाहर निकलेंगे तो किसी न किसी की नजरों में आ जाएंगे। मैंने इसकी तायद करते हुए कहा, ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे और मुनज़्ज़ा के साथ हैं। मैं दरवाजे को अंदर से बंद करके आराम से लेटा रहूंगा। सिर्फ 1 हफ्ता तक आराम ही आराम है। मैं मुनज़्ज़ा की माँ को समझा दूंगा कि जब तक आप उसे ना बुलाएं वो आपके आराम में खलल ना डाले, और कुछ, बस शुक्रिया, इतना ही काफ़ी है। वो उठकर बाहर चला गया। उसके जाते ही मुनज़्ज़ा दुल्हनों जैसा लिबास पहनकर कमरे में आई। उसके साथ उसकी माँ भी थी। मैंने उसके करीब आकर कहा, मुनज़्ज़ा, तुम दुल्हन के लिबास में गुड़िया जैसी लग रही हो। काश कि मैं तुम्हारी शादी में शरीक हो सकता। बहरहाल मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो मुझसे दुआएं लेकर अपनी माँ के साथ रुखसत हो गई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद करके एक सिगरेट सुलगाया, फिर नामुदा की लाई हुई इजी चेयर पर बैठकर इत्मीनान से कश लगाकर धुआं छोड़ने लगा। सिगरेट फूंकने के बाद मैंने सोनिया की खबर ली। वो बखैरियत थी। एक मुलाजमा एक ट्रॉली में उसके लिए शाम का नाश्ता और दूध लेकर आई थी। मैंने कहा, हेलो सोनिया, बड़ा तगड़ा नाश्ता है। हाँ, शिकार को छुरी तले लाने से पहले अच्छे से अच्छा चारा डाला जाता है। क्या तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है? खामोश रहो और मुझे फल खाकर जान बनाने दो। ये बाद में देखूंगी कि ये जान सुपर मास्टर लेता है या ये तुम्हारी ही होकर रहेगी। मेरी जान मेरी ही रहेगी। इस एक जान की हिफाजत के लिए हम दोनों मिलकर जिद्दोजहद करते रहेंगे। फरहाद, तुम्हारे इत्मीनान और जिंदा दिली से मालूम होता है कि तुमने कोई लाइन ऑफ एक्शन सोच ली है। बारहा देखा है फरहाद, लेकिन पता नहीं क्यों आज तुम्हारे अंदाज में कुछ नयापन है। शायद इसलिए कि मुझे बहुत अरसा बाद एक झोंपड़ी में इत्मीनान से बैठकर दिमागी खेल खेलने का मौका मिला है। सोनिया का नाश्ता खत्म होते ही मुलाजमा ने ट्रॉली ले जाते हुए कहा, मादाम, आपके लिए बाहर गाड़ी तैयार है। गाड़ी? सोनिया ने हैरानी से पूछा, क्या मुझे बाहर जाना होगा? मुलाजमा गूंगी बहरी बनकर वहां से चली गई। सोनिया ने मुझसे कहा, शायद सुपर मास्टर का बुलावा है, मुझे जाना ही होगा। हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अपनी जगह से उठकर अलमारी की तरफ जाते हुए बोली, कौन सा लिबास पहनकर चलूं? पतलून और जैकेट पहन लो, रबड़ सोल के जूते हों तो बेहतर है। उसने मेरी हदायत पर अमल करने के दौरान कहा, फरहाद, अगर सुपर मास्टर ने मेरी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे फरार होने का मौका ना दिया तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। खुदा को जो मंजूर होगा वो हमें भी मंजूर होगा। मगर कुछ अपने दिमाग से भी कहो। मेरा ख्याल है कि सुपर मास्टर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा। मेरी जान पर बनी और तुम्हें दिल लगी सूझी है। निकल जाओ मेरे दिमाग से, मैं खुद ही अपना बचाव करूंगी। शाबाश, मैं यही चाहता हूँ। मुझे जो करना होगा करता रहूंगा। वो बाहर पोर्च में आई और कार की पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मंजिल आ गई। वो वही इमारत थी जहां एक बार तंजीम के तमाम मास्टर और मादाम जमा हुए थे और सोनिया को सजाए मौत सुनाई गई। वो कार से उतरकर इमारत में दाखिल हुई। एक मुसल्ला नौजवान ने उसे बड़े हॉल में पहुंचा दिया। वहां बड़ी सी मेज थी जिसके अतराफ अब कुर्सियां खाली नजर आ रही थीं। सिर्फ एक कुर्सी पर एक उधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मास्टरों की कुर्सी पर कोई मास्टर ही बैठ सकता है, लिहाजा वो उधेड़ उम्र का आदमी तंजीम का एक मास्टर था। उसने हुक्म दिया, सोनिया बैठ जाओ। सोनिया ने कलर्ड शीशे के पार देखा। सुपर मास्टर की कुर्सी खाली थी। मास्टर ने कहा, तुम शायद सुपर मास्टर को तलाश कर रही हो, उसे भूल जाओ, मैं इस मुल्क का मास्टर हूँ। सोनिया मेज के दूसरे सिरे पर एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। मास्टर ने पूछा, तुमने फरार होने की कोशिश क्यों नहीं की? सोनिया ने दोनों हाथ मेज पर रखकर जवाब दिया, इसलिए कि सुपर मास्टर ने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया है। बड़ा माकूल जवाब है, लेकिन तुम बहुत समझदार हो। तुमने सोचा होगा कि जितनी आज़ादी से तुम्हें यहाँ तक आने का मौका दिया गया है, उस आज़ादी के पसे पर्दा तुम्हारे फरार के रास्ते मसदूद करने वाले लोग मौजूद होंगे। तुम अपने तौर पर जो भी कहो, मैं अपने तौर पर जवाब दे चुकी हूँ। मास्टर ने बड़ी सफाकी से कहा, वो बहकने वाला डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अफसोस के सिवा और क्या कर सकती हूँ? तुम मेरा फैसला सुनाओ। मास्टर ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बड़े यकीन से कहा, मौत तुम्हारा मुकद्दर है। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह तुम कहती हो। क्योंकि तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका दिया जाएगा तो तुम डॉक्टर जैसे दूसरे बेवकूफ़ों को अपने लिए ढाल बनाओगी। और अब तक तुमने हमारी निगरानी में रहने के बावजूद ना जाने चुपके चुपके क्या कुछ किया है। तुम्हारे इत्मीनान से भी यही जाहिर होता है। वो मुस्कुराती हुई बोली, ताज्जुब है,
इतनी बड़ी तंजीम जिसके अफराद दुनिया के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, उसके मास्टर सिर्फ एक औरत से खौफजदा होने की हद तक मोहतात हैं। मास्टर ने कहा, तुमने फरहाद के साथ मिलकर इस तंजीम को जितना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। सुपर मास्टर तुम्हें किसी हाल में जिंदा नहीं देखना चाहता। चूंकि तमाम मादाम और मास्टरों की मौजूदगी में तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया जा चुका है, इसलिए तुम्हारी ख्वाहिश इस तरह पूरी होगी कि तुम अपनी हिफाजत के लिए किसी की मदद हासिल न कर सकोगी। वो इतना कहकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, गोया सस्पेंस पैदा कर रहा था कि आखिर वो ख्वाहिश किस तरह पूरी की जाएगी। सोनिया ने कहा, मेरी मदद करने वाले दो ही हैं, एक फरहाद मर चुका है और दूसरा। सोनिया ने भी सस्पेंस पैदा करने के लिए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मास्टर ने जल्दी से मेज पर झुककर पूछा, दूसरा कौन है? वो जो दिलों का हाल जानता है और दिमागों को खुली किताब की तरह पढ़ लेता है। मास्टर उछलकर खड़ा हो गया, क्या तुम फरहाद की बात कर रही हो? नहीं, अपने खुदा की बात कर रही हूं। फरहाद फना का पुतला था, खुदा इमदाद को फना नहीं। वो झाग की तरह बैठ गया, फिर उसे घूरते हुए बोला, सुपर मास्टर का हुक्म है कि तुम्हें ऐसे वीरान सहरा में ले जाकर छोड़ा जाए जहां कोई आदमजाद नहीं होगा। खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तुम्हें पनाह लेने के लिए किसी भी मुल्क की सरहद नजर नहीं आएगी। हाँ, सिर्फ एक शिकारी वहां होगा। सोनिया ने पूछा, क्या मास्टर चिंपैंजी? हाँ, मास्टर चिंपैंजी के पास एक हफ्ता तक के लिए खाने पीने का सामान होगा। तुम जिंदा रहने के लिए उससे दूर भागोगी और तुम भूख प्यास से मजबूर होकर उसके करीब भी आओगी। तुम हर हाल में वहां मजबूर रहोगी। वो कौन सी जगह है तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि मेरे मरने के बाद मास्टर चिंपैंजी वहां से किस तरह वापस आएगा? मास्टर ने कहका लगाते हुए कहा, तुम्हारे इस सवाल से जाहिर होता है कि तुम्हें जिंदा बचकर वापस आने की उम्मीद है, बल्कि खुशफहमी है। मैं तो इतना जानता हूं कि तुम मरने के बाद मास्टर चिंपैंजी की वापसी की फिक्र नहीं करोगी। अब यहां से जाओ। इस इमारत से बाहर निकलते ही अनजानी मंजिल की तरफ तुम्हारा सफर शुरू हो जाएगा। सोनिया वहां से उठकर जाने लगी। वो मुझसे पूछ रही थी, फरहाद ये तो मेरी तवक्को के खिलाफ हो रहा है। मैंने कहा, मैं खुद परेशान हूं, ये लोग ना जाने किस वीरान इलाके में तुम्हें छोड़ेंगे। सोनिया उस इमारत से बाहर आकर उसी कार की पिछली सीट पर बैठ गई। फिर दोनों ही जगह खतरात हैं। अपनी बका के लिए कहीं भी जद्दोजहद की जा सकती है, लेकिन सोनिया दोनों जगह खतरात की नौइयत मुख्तलिफ है। इंसानी आबादी में सुपर मास्टर के मुसल्लह अल्लाहकार कदम कदम पर मौजूद होंगे। वो कहीं से भी छुपकर तुम्हें गोली का निशाना बना सकती हैं। वीरान इलाका में सिर्फ एक मास्टर चिंपैंजी होगा, उससे हम बआसानी निमट लेंगे। अच्छा फिर क्या होगा? मैं चिंपैंजी पर काबू पाने के बाद वहां से किस तरह वापस आ सकूंगी? मैंने कहा, जैसा कि तुम्हें मास्टर ने बताया है, चिंपैंजी के पास एक हफ्ता का राशन पानी होगा। इसका मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर उसे वापस लाने के लिए कोई गाइड वहां पहुंचेगा। मैं उसे तुम्हारा गाइड बना दूंगा। फरहाद, तुम्हारी बात समझ में आती है। अगर तकदीर उस वीरान इलाका में ले जाए तो मजबूरी है, वरना इसी शहर से फरार होने की कोशिश की जाए तो क्या हर्ज है। अगर कोई मौका हाथ आया तो हम जरूर कोशिश करेंगे। तुम बगैर सोचे समझे कोई कदम ना उठाना। मुझे बताओ, इस वक्त तुम कहाँ से गुजर रही हो? ये एयरपोर्ट जाने वाली सड़क है, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है। इसके बावजूद दो कारों को अपनी कार के आगे पीछे बड़ी देर से देख रही हूँ। इसका मतलब है कि अब इन लोगों को तुम पर भरोसा नहीं। इन्होंने सोचा होगा कि तुम किसी वीरान इलाका में बेबसी से मरने की बजाय इस शहर से फरार होने की कोशिश करोगी, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे शिकारी छोड़े गई हैं। फरहाद, मैं तो कहती हूँ कि जो होना है यही हो जाए। तुम ड्राइवर के दिमाग को कंट्रोल करो। अगर वो योगा का तालिब इल्म होगा तो फिर नतीजा जानती हो, मेरा भेद खुल जाएगा। तुम हद से ज्यादा मोहतात हो। मैं कहती हूँ कि एक मामूली ड्राइवर योगा का तालिब इल्म नहीं हो सकता। सोनिया, जरा अक्ल से काम लो। वो लोग जानते हैं कि तुम कितनी खतरनाक हो। उन्होंने तुम्हारे लिए किसी मामूली ड्राइवर का इंतखाब नहीं किया होगा। साफ कह दो कि तुम टेलीपैथी से काम नहीं लोगे। जब जान पर बन आएगी तब टेलीपैथी के हथियार आजमाऊंगा। वो नाराजगी से खामोश हो गई। मैंने कहा, देखो तुम फिर नाराज हो गई हो। मेरी नाराजगी से तुम्हें क्या? मेरे मरने के बाद तुम्हें दूसरी सोनिया मिल जाएगी। मैं उसे शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था कि उसकी मर्जी के मुताबिक मैंने उसकी मदद नहीं की। इसलिए मैंने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं योगा के किसी आदमी से नादानिस्तगी में टकरा जाऊं तो ठीक है। मुझे बताओ, क्या वो ड्राइवर वही है जो तुम्हारी रिहाइशगाह से तुम्हें लाया था